किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 2016 का अधिनियम संख्या 2। इसमें एक मेन संशोधन हुआ है संशोधन अधिनियम 2021 में, जो कि 1 सितंबर 2022 से प्रवर्तन में आया। तो ये तो संशोधन की बात हो गई। तो अब ये अधिनियम 31 दिसंबर 2015 को बनकर तैयार हुआ और 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ। इसमें कुल 10 अध्याय 112 धाराएं हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक है। अध्याय 2 में बालकों के देखरेख और संरक्षण से संबंधित कुछ साधारण सिद्धांत बताए हुए हैं। अध्याय 3 में किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना के बारे में प्रावधान है। अध्याय 4 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित प्रक्रिया बताई हुई है। तो इस अध्याय में अगर कोई बालक अपराध करे तो उसका विचार कैसे होगा ये बताया हुआ है। अब अध्याय 5 में बताया है कि बाल कल्याण समिति कैसे गठित होगी। तो अध्याय 3 में जो बोर्ड है वो तो अपराध करने वाले जो बालक हैं उनके लिए उनका विचार करता है अध्याय 4 में। और अध्याय 5 में जो बाल कल्याण समिति है ये अध्याय 6 में बताए हुए अनुसार बालकों के देखरेख और संरक्षण के लिए प्रक्रिया बनाती है। तो अध्याय 6 में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया बताई हुई है। अध्याय 7 में पुनर्वास और समाज में पुनः मिलान की व्यवस्था की हुई है जो भी बालक होंगे उनकी। अध्याय 8 में बताया हुआ है कि दत्तक ग्रहण कैसे किया जाएगा इस अधिनियम में। और अध्याय 9 में बताया है कि बालकों के विरुद्ध अन्य कोई अपराध कोई बाहर का व्यक्ति कर दे बालकों के विरुद्ध अपराध तो उसके भी प्रावधान किए हुए हैं। मतलब बालकों के विरुद्ध होने वाले कुछ अपराधों को भी इसमें जोड़ा गया है। और अध्याय 10 में प्रकरण धाराएं बताई हुई कुछ। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो विधि का उल्लंघन करने के लिए जो कथित है और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले कोई बालक हैं और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बालक हैं इनसे संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करना। कि दो तरह के बालकों के लिए प्रावधान है, जो विधि का उल्लंघन करते पाए जाए या फिर जिनको देखरेख या संरक्षण की आवश्यकता हो। तो इसका उद्देश्य है कि बालकों का जो सर्वोत्तम हित है उसमें मामलों का न्याय निर्णय किया जाए और इसको निपटाने में बालकों के प्रति मित्रवत व्यवहार किया जाए, उन्हें समुचित देखरेख, सुरक्षा, विकास और उपचार और समाज में पुनः मिलान के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। और इन सब के लिए जो प्रक्रिया है उनका बंद किया जाए तथा जो भी संस्थाएं और निकाय हैं उनके माध्यम से उनका पुनर्वास किया जाए और बालकों से संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए एक अधिनियम बनाया जाए। तो इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला तो है कि संविधान का जो अनुच्छेद 15 का खंड 3 है, अनुच्छेद 39 का खंड ड और च है और अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47 के जो बंद है उनमें जो बालकों के मूलभूत मानव अधिकार है उनके लिए उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता थी। और दूसरा है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित एक अभिसमय 11 दिसंबर 1992 को अंगीकार किया गया था, इसीलिए भी बनाना पड़ा अधिनियम। साथ में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता थी। और इसके लिए किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 1985, अपनी स्वतंत्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम 1990 और बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी जो अंतर्राष्ट्रीय लिखत हैं इनमें जो मानक बताए हुए थे उनको ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 को पुनः अधिनियमित करना समीचीन था। जबकि इन दोनों सब मानकों के अनुसार जो पहले चला था 2000 में अधिनियम उसको पुनः अधिनियम करना जरूरी था, इसीलिए अधिनियम आया। अध्याय 1 में प्रारंभिक है, जो इसमें 2 धाराएं हैं। पहली धारा में बताया हुआ है कि इसका संक्षिप्त नाम किशोर न्याय बालकों का देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 है। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद 31 अक्टूबर 2019 से अभी पूरे भारत में लागू है। और उधर 3 बताया हुआ है कि प्रवर्तन कब आएगा, तो 15 जनवरी 2016 को ये प्रवर्तन में आया। तो केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रपति में अधिसूचना द्वारा प्रवर्तित किया कि केंद्रीय अधिनियम है। अब धारा 4 में इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट बताया हुआ है कि समय कोई भी विधि प्रवर्तन में हो उसमें किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे। तो इसके अंदर पहला तो जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं उनकी गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति और कारावास, उनका पुनर्वास और समाज से पुनः मिलान भी सम्मिलित है। और दूसरा अगर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक है तो उनका भी पुनर्वास, उनका दत्तक ग्रहण, समाज में पुनः मिलान और वापसी की प्रक्रिया और इनसे संबंधित विनिश्चय और आदेश भी शामिल है। अब धारा 2 में परिभाषा दी हुई है, तो कुल 61 परिभाषा है इसमें। तो पहली परिभाषा है परित्यक्त बालक की। तो परित्यक्त बालक वो है जो जिसके की जैविक या फिर दत्तक जो माता पिता है या फिर कोई संरक्षण उन्होंने उसको अभित्यक्त कर दिया है और जो समिति है उसने सम्यक जांच के पश्चात उसको परित्यक्त घोषित कर दिया। तो दोनों चीजें आवश्यक है। अब दूसरी है दत्तक ग्रहण की परिभाषा। तो ऐसी प्रक्रिया विपरीत है जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है और वो अपने दत्तक माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों और उत्तराधिकार सहित जो कि किसी जैविक बालक से जुड़े होते हैं विधिपूर्ण बालक बन जाता है। क्योंकि दत्तक माता पिता के जो जैविक बालक के सारे अधिकार थे ना उसमें नहीं तो जाएंगे और वो उनका विधिपूर्ण बालक हो जाएगा। तीसरी है दत्तक ग्रहण विनियम। ये कौन बनाएगा, एक तो प्राधिकरण बना सकती है और केंद्रीय सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे वो दत्तक ग्रहण विनियम होंगे। अब 5वीं परिभाषा दी हुई है पश्चात देखरेख की। तो 18 वर्ष तक की किसी भी बालक को इस अधिनियम में संस्थागत देखरेख में रखा जाता है। तो अगर 18 वर्ष से 21 वर्ष का कोई बालक है जिसे कि संस्थागत देखरेख को त्याग कर समाज की मुख्य धारा में जाना है तो उसको जुड़ने के लिए वित्तीय और अन्य सहायता दी जाती है। तो उसको कहते हैं पश्चात देखरेख। 18 वर्ष से 21 वर्ष तक उसको सहायता दी जाती है ताकि वो समाज में रह सके। एक बार वो जुड़ जाए, सीख जाए, तब उसको छोड़ दिया जाता है। और 18 वर्ष तक तो उसको संस्थागत देखरेख में रखा जाता है। और 18 से 21 वर्ष तक जब तक वो खुद संभल ना जाए तब तक उसको आर्थिक और अन्य सहायता दी जाती है। अच्छा की परिभाषा दी है प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण। तो ये क्या होता है, एक विदेशी अभिकरण है जो कि सामाजिक या बाल कल्याण का अभिकरण होता है विदेशी। ये क्या करता है, अनिवासी भारतीयों या फिर विदेशी भारतीयों, नागरिक या फिर भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं या फिर किसी विदेशी भावी दत्तक माता पिता के भारत में से किसी बालक के दत्तक ग्रहण से संबंधित आवेदन को समर्थन करते हैं। और ये अभिकरण जो है उस देश के उनके केंद्रीय प्राधिकरण या फिर सरकारी विभाग की सिफारिश पर अपने देश हमारे भारत देश की केंद्रीय दत्तक स्रोत प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत होते हैं। अब सातवीं परिभाषा है प्राधिकरण की। प्राधिकरण क्या होता है, जो धारा 68 में गठित केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण है वो कारा CARA कारा बोलते हैं शॉर्ट में। अब आठवीं परिभाषा है भीख मांगने से क्या मतलब है। तो पहला तो है किसी लोक स्थान में भीख मांगना या फिर किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करना, चाहे वो किसी बहाने से हो। दूसरा है कि और भीख प्राप्त करने या फिर प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना किसी अन्य व्यक्ति का या किसी जीव जंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, अंग विकार या फिर रोग अभिलषित करना या प्रदर्शित करना, इन दोनों को कहेंगे कि कोई भीख मांग रहा है। अब नवी है बालक का सर्वोत्तम हित क्या होता है। तो उसके जो मूलभूत अधिकार है, उनकी आवश्यकता, उसकी पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक और भावनात्मक और बौद्धिक विकास को पूरा करने के लिए किसी भी निश्चय का जो भी आधार है उसको कहते हैं बालक का सर्वोत्तम हित। अब 10 में है बोर्ड। तो धारा 4 में जो गठित किशोर न्याय बोर्ड होगा वो। अब 11वीं है केंद्रीय प्राधिकरण जो होगा। तो बालक के संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए सहयोग संबंधित है कन्वेंशन के अधीन एक मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग केंद्रीय प्राधिकरण है। 12वीं इंपॉर्टेंट है, दोबारा से याद करना है कि बालक में किस आयु का व्यक्ति शामिल है। तो 18 वर्ष की आयु जिसने पूरी नहीं की है वो बालक है। 13वीं है कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कौन होता है। तो ऐसा बालक जिसके बारे में या तो अभिगत है या फिर पाया जाए कि उसने कोई अपराध किया है और जब उसने अपराध किया था ना उसकी ये जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु उसने पूरी नहीं की थी।
अब 14 में है कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक कौन होता है। तो ऐसा बालक जिसका पहला तो जिसके बारे में पाया जाता है कि उसका कोई घर या फिर निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के लिए कोई दृश्यमान साधन नहीं है। और दूसरा है कि जिसके बारे में ये पाया जाए कि उसने या तो इस अधिनियम के उपबंधों का या फिर तत्सम प्रवर्तित श्रम विधियों का कोई उल्लंघन किया है या फिर पद पर भीख मांगते हुए रहते हुए पाया जाए। और तीसरा है या तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है चाहे उसका संरक्षण हो या नहीं, तो जिसके साथ वो रह रहा है उस व्यक्ति ने पहला तो उस बालक को कोई क्षति पहुंचाई है या फिर शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या फिर उसकी उपेक्षा करता है, या उस व्यक्ति ने बालक के संरक्षण के लिए विपरीत समय प्रवर्तित अन्य विधि का अतिक्रमण किया है, या तो दूसरा उसने बालक को मारने, क्षति पहुंचाने, शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोई धमकी दी है और साथ में धमकी के कार्यान्वित करने की युक्त संभावना भी है। या तीसरा उसने उस बालक के साथ तो कुछ नहीं किया लेकिन किसी अन्य बालक के साथ उसने उसे तो उसका वध कर दिया है या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या फिर उनकी उपेक्षा की है, उनका शोषण किया है और जो प्रश्न बालक है उसके साथ भी उसका वध करने, दुर्व्यवहार करने, शोषण करने, उपेक्षा करने की युक्त संभावना लग रही है। तो इन सब तरीके के अगर इस व्यक्ति के साथ बालक रह रहा है तो उसको भी देखे की आवश्यकता है। अब चौथा है कि अगर कोई बालक है जो मानसिक रूप से बीमार है या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या फिर किसी घातक या असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता देखभाल करने के लिए कोई नहीं है या फिर जिसके माता पिता संरक्षक है तो सही, लेकिन वो बोर्ड की या समिति की राय में उसकी देखरेख करने में असमर्थ है। और पांचवा है जब किसी के माता पिता या कोई संरक्षक है तो लेकिन वो उसकी देखरेख करने में, उसकी सुरक्षा कल्याण की संरक्षण करने में समिति या फिर बोर्ड द्वारा अयोग्य या फिर असमर्थ पाए जा रहे हैं। तो चौथे और पांचवा डिफरेंस क्या है कि वो जो बालक है उसको कोई मतलब कि पीड़ा वगैरह है, उसको कोई डिसेबिलिटी है लेकिन उसके माता पिता उसकी संरक्षण नहीं कर पा रहे। और पांचवा है कि माता पिता सही बालक के भी है लेकिन वो उसकी संरक्षण नहीं कर रहे, सही बालक की भी संरक्षण अच्छे से नहीं कर पा रहे। छठा है जिसके तो माता पिता ही नहीं है या फिर कोई भी उसकी देखरेख और संरक्षण करने का भी कोई इच्छुक नहीं है या तो उसको परित्यक्त कर दिया गया है फिर अभ्यर्पण कर दिया गया उसका। सातवां है कि अगर कोई गुमशुदा या भागा हुआ बालक है और जिसके माता पिता युक्त जांच के पश्चात भी नहीं मिल रहे हैं। आठवां है कि जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या फिर अवैध कार्य के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार पर पीड़न शोषण किया गया है या फिर किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है। और नवा है कि जो असुरक्षित पाया गया है और उसको मादक द्रव्य के दुरुपयोग या फिर अवैध व्यापार में सम्मिलित किया गया है या फिर किया जा रहा है, किए जाने की संभावना है। और 10वां है कि उसको लोकात्मक विरुद्ध किसी अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर किए जाने की संभावना है। 11वां है कि जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित या प्रभावित है। और 12वां है कि जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने से पूर्व ही विवाह का आसन जोखिम है और उसके माता पिता या और कुटुंब के सदस्य या फिर संरक्षक या फिर अन्य कोई व्यक्ति उसके विवाह के अनुष्ठान के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग ही उसका विवाह कराना चाह रहे हैं। और 15वीं है बालक हितैषी की परिभाषा, ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रुख, वातावरण जो कि मानवीय और विचारशील और बालक के सर्वोत्तम हित में हो। 16वीं परिभाषा है बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना के अवगम की धारा 38 के अधीन सम्यक जांच के पश्चात समिति द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाए तब कहा जाएगा कि वो स्वतंत्र है दत्तक ग्रहण के लिए। और 17वीं है बालक कल्याण अधिकारी से तो बालक की देखरेख की संस्था से जुड़ा कोई भी अधिकारी बालक कल्याण अधिकारी है। अब 18वीं है बालक कल्याण पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो धारा 107 की धारा 1 के अधीन पदाभिहित जो भी अधिकारी है। अब 19 में है बाल गृह क्या होगा, तो राज्य सरकार द्वारा या फिर किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिले या फिर जिले के समूह में स्थापित और अनुरक्षित धारा 50 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत बालक गृह अभिप्रेत है। अब इसमें बताया कि बालक न्यायालय क्या होगा, तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन अगर कोई स्थापित न्यायालय पहले से है या फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन जो भी विशेष न्यायालय पहले से है वो अभिप्रेत है। और जहाँ से न्यायालय नहीं बने हुए हैं वहाँ इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए अधिकारी रखने वाला सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। अब 21 में बताया है कि बालक देखरेख संस्था कौन सी होगी, तो कभी बाल गृह, खुला आश्रय, संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान या फिर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त कोई भी उचित सुविधा तंत्र अभिप्रेत है। अब 22 में बताया समिति की होगी धारा 27 के अधीन गठित बाल कल्याण समिति। अब 23 में बताया कि न्यायालय क्या है, तो कोई भी सिविल न्यायालय जो कि दत्तक ग्रहण और संरक्षण के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है, इसमें जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या फिर नगर सिविल न्यायालय भी सम्मिलित है। अब ये 24वीं परिभाषा इंपॉर्टेंट है थोड़ी। शारीरिक दंड क्या होता है, तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को शारीरिक दंड देना अभिप्रेत है जिसमें कि किसी अपराध के लिए प्रतिशोध की कोई बच्चे बाल अपराध करिए तो उसका बदला लेने के लिए आप उसको दंड दे रहे हो, फिर बालक को अनुशासित करने के लिए, उसको सुधारने के लिए उसको जानबूझकर पीड़ा पहुंचा रहे हो तो उसको कहेंगे कि आप शारीरिक दंड दे रहे हो बच्चे को, और ये करना अपराध है इस अधिनियम में। 25 में बताया कि बाल बद्ध सेवा से क्या मतलब है, तो किसी भी संकटावस्था में किसी बालक के लिए 24 घंटे ऐसी आपातकालीन पहुंच सेवा जो कि उसे या तो आपातकालीन या फिर दीर्घकालीन देखरेख और पुनर्वास की सेवा से जोड़ती है। 26 में जिला बालक संरक्षण एकक क्या होगा, तो जिले के लिए 106 धारा 106 के दिन राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी बालक संरक्षण एकक का विपरीत है जो कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन और जिले में अन्य बालक संरक्षक उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करें। 26 में बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है। अब 27 में बताया कि उचित सुविधा तंत्र क्या है, तो कोई भी सरकारी संगठन या फिर रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जाने वाला सुविधा तंत्र जो कि धारा 51 की धारा 1 के अधीन समिति या फिर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो धारा 28 में बताया कि योग्य व्यक्ति कौन होगा, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बालक का किसी निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ऐसे व्यक्ति को जांच करने के पश्चात पहचान करके उक्त प्रयोजन के लिए समिति या फिर बोर्ड द्वारा बालक को लेने और देखरेख करने के लिए योग्य रूप में मान्यता दे दी गई है। अब 29 में बताया कि पोषण देखरेख क्या होता है, तो बालक की समिति द्वारा बालक के जैविक कुटुंब से भिन्न किसी कुटुंब को जिसका बालक की देखरेख करने के लिए चयन किया जाए उनको और अधिकृत घोषित किया जाए जो कि बालक को घरेलू वातावरण में अनुकल्पित देखरेख के प्रयोजन के लिए रखेंगे। 30 में बताया है कि पालक कुटुंब क्या होगा, तो ऐसा कुटुंब जो कि जिला बालक के संरक्षक एक द्वारा धारा 44 के अधीन पोषक देखरेख के लिए बालकों को रखने के लिए उपयुक्त पाया गया हो। अब 31 में बताया कि संरक्षक होने वाला का, तो बालक को ऐसा नैसर्गिक संरक्षक या फिर अन्य कोई व्यक्ति जिसकी वास्तविक देखरेख में बालक है और समिति या बोर्ड ने उनके समक्ष चलने वाली कार्रवाई के दौरान उस संरक्षक के रूप में उसको मान्यता दी हो। क्योंकि कोई व्यक्ति है जो कि वास्तव में बालक का संरक्षक है और उसको जब समिति बोर्ड के सामने कोई कार्रवाई चल रही है समिति बोर्ड ने मान्यता दी कि हाँ संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है बालक। अब 32 में बताया कि सामूहिक पोषण देखरेख क्या होगा, तो जहाँ भी देखरेख और संरक्षक की आवश्यकता वाले बालक को किसी पैतृक देखरेख में नहीं रखा जा रहा है तो उसको कुटुंब जैसी ऐसी देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराना। 33 भी इंपॉर्टेंट है। 33 में है जघन्य अपराध। जघन्य अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो कि भारतीय दंड संहिता या फिर अन्य किसी विधि में न्यूनतम दंड जिसका 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो। तो 33 में है जघन्य, 45 में है छोटे और 54 में है घोर। ये तीनों अपराध तो याद करनी है। 33, 45 और 54 जघन्य, छोटे और घोर। 34 में बताया कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण क्या है, तो भारत से किसी अनिवासी भारतीय द्वारा फिर भारतीय मूल किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी द्वारा बालक का दत्तक ग्रहण। 35 में बताया कि किशोर कौन है, तो 18 वर्ष की कम आयु का बालक। 36 में बताया कि स्वापक औषधि और मानव प्रभावी पदार्थ क्या होगा, तो जो स्वापक औषधि और मानव प्रभावी अधिनियम 1985 में बताया है। 37 में बताया निराक्षेप प्रमाण पत्र क्या होता है दत्तक ग्रहण के संबंध में, तो किसी भी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में या किसी केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उसको कहते हैं निरपेक्ष प्रमाण पत्र।
वर्तीस में बताया कि अनिवासी भारतीय कौन है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वर्तमान में वो 1 से अधिक वर्ष से विदेश में रह रहा है। अब 39 में बताया कि अधिसूचना से क्या मतलब, तो भारतीय राजपत्र में फिर राज्य के राज्यपत्र में प्रकाशित अधिसूचना। 40 में बताया कि संप्रेषण गृह क्या होगा, तो राज्य सरकार द्वारा चलाया गया फिर स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के माध्यम से चलाया जाने वाला जिले या जिलों के समूह में स्थापित ऐसा गृह जो कि धारा 47 की धारा 1 में रजिस्ट्रीकृत है। अब 41 में से खुला आश्रय बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा फिर स्वैच्छिक या फिर गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया गया कोई भी सुविधा तंत्र जो कि धारा 43 की धारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। धारा 42 में क्या बताया गया, अनाथ कौन है, तो जिसके जैविक या दत्तक माता पिता या फिर कोई विधिक संरक्षक नहीं है, या फिर जो विधिक संरक्षक है वो देखरेख करने के लिए इच्छुक नहीं है बालक की या समर्थ नहीं है। अब 43 में बताया कि विदेशी भारतीय नागरिक कौन है, तो नागरिक अधिनियम 1955 के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रेट व्यक्ति। अब 44 में बताया कि भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होता है, तो जिसके पारंपरिक पूर्व पुरुषों में से कोई भारतीय राष्ट्रीयता का है या फिर वर्तमान में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली भारतीय मूल के व्यक्ति होने से संबंधित जो कार्ड है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, ये धारण करता है, तो मान जाएगा कि भारतीय मूल का व्यक्ति। फिर 45 इंपॉर्टेंट का छोटे अपराध कौन से होते हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता में या फिर तत्सम अधिनियम में अधिकतम दंड 3 मास का हो तो वो हो गया छोटे अपराध, अधिकतम 3 मास का दंड। अब 46 में है सुरक्षित स्थान क्या है, तो ऐसा स्थान या ऐसी संस्था जो कि पुलिस हवालात या फिर जेल नहीं है और जिसकी स्थापना प्रत्यक्ष रूप से की गई है या वो किसी संप्रेषण गृह या फिर विशेष गृह से जुड़ी हुई है। ये काम क्या आती है, जो विधि का उल्लंघन करने वाले जो विकसित बालक है या फिर जो उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं उन बालकों को बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा आदेश की से जांच के दौरान या फिर आदेश में जो अवधि बताई हुई है उसमें या फिर दोषी पाए जाने के पश्चात सतत पुनर्वास के दौरान अपना ये जो संस्था है ये उसको अपनाती है, उसकी देखरेख करती है। अब 47 में विधि की व्यवस्था है, तो नियम इस अधिनियम के जो। अब 48 में परिवीक्षा अधिकारी कौन है, तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी बनाया गया है या फिर जो राज्य सरकार द्वारा जिला बालक संरक्षक एकक के अधीन नियुक्त किया हुआ विधि सह परिवीक्षा अधिकारी है। अब 49 में भावी दत्तक माता पिता कौन होंगे, तो धारा 57 के अनुसार बालक को दत्तक में देने के लिए पात्र जो व्यक्ति हैं वो। अब 50 में लोक स्थान का अर्थ है जो कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में। अब 51 में रजिस्ट्री क्या होगा, तो राज्य सरकार के प्रबंधाधीन या फिर कोई स्वैच्छिक या फिर गैर सरकारी संगठन के संदर्भ में कोई बालक को अल्पकाल के लिए फिर दीर्घकाल की अवधि के लिए आवासीय देखरेख उपलब्ध करवाने वाला कोई संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, बाल गृह, खुला आश्रय, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या फिर कोई अन्य संस्था या फिर धारा 41 के अधीन प्राधिकृत और रजिस्ट्रीकृत अभिकरण या फिर सुविधा तंत्र। अब 52 में नातेदार कौन है, तो दत्तक के प्रयोजन के लिए किसी बालक के संबंध में उसके चाचा चाची अथवा मामा मामी अथवा पितामह पितामही या फिर मातामह मातामही अभिप्रेत है। अब 53 में राज्य अभिकरण क्या है, तो राज्य सरकार द्वारा धारा 67 में दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए स्थापित राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण। अब 54 में है घोर अपराध क्या है, तो भारतीय दंड संहिता में या फिर अन्य किसी विधि में जिस अपराध के लिए पहला तो 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवधि का जो भी कारावास है, तो पहला तो है 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में जिसका भी कारावास है, क्योंकि 3 वर्ष से कम का तो छोटा हो जाएगा और 7 वर्ष से अधिक का कारावास, न्यूनतम 7 वर्ष का अगर कारावास है उससे अधिक का है तो वो जघन्य में चला जाएगा। जहाँ पे ऐसा प्रोविजन है ना कि कम से कम 7 वर्ष और तो होगी ही पनिशमेंट, ऐसा अगर कोई प्रावधान होता है तो वो जघन्य में चला जाता है। तो इसे 3 से 7 के बीच में जो भी आ रहे हैं वो तो है ही। उसके अलावा दूसरा है 7 वर्ष से अधिकतम से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध जहाँ पे भी है, लेकिन कोई न्यूनतम कारावास का उपबंध जहाँ नहीं है, जैसे कि 12 वर्ष तक का अधिकतम हो सकता है, फिर 7 वर्ष तक का अधिकतम हो सकता है, ऐसा बताया हुआ है। ऐसा दंड कहीं भी दिया हुआ है तो वो होगा घोर अपराध। जघन्य में तो क्या होता है, न्यूनतम ही 7 वर्ष दिया हुआ है, कम से कम किसी को 7 वर्ष तक की तो होगी, ऐसी पनिशमेंट कहीं पे भी है ना, या फिर कम से कम 10 वर्ष तक की तो होगी, ऐसी पनिशमेंट हो जाती है, जघन्य में चली जाती है। लेकिन जहाँ पर अधिकतम 7 वर्ष का प्रावधान किया है ना, अधिकतम 7 वर्ष हो सकता है, अधिकतम 12 वर्ष हो सकता है, ऐसे चले जाते हैं घोर वाले में। जैसे वर्ड टू वर्ड पे याद कर लो कि लिखना तो आपको ये तो पहला 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अधिक के अवधि की न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध है, या फिर 7 वर्ष से अधिक की अधिकतम कारावास का उपबंध है, किंतु कोई न्यूनतम कारावास या फिर 7 वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है। 55 में बताया कि विशेष किशोर पुलिस एकक क्या होगा, तो यथास्थिति किसी जिले या नगर की पुलिस बल का एकक जो बालकों से संबंधित है, या फिर धारा 107 के अधीन बालकों को संभालने के लिए उस रूप में अभिहित कोई भी अन्य पुलिस एकक, जिसमें कि जैसे कि रेल पुलिस भी आ जाती है इसमें। अब 56 में बताया कि विशेष गृह क्या होता है, तो राज्य सरकार द्वारा फिर स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा कोई संस्था चलाई जाती है, तो वो है जिसका कि ये क्या करते हैं, किसी विधि का उल्लंघन करने वाले से बालक को जिसके बारे में जांच के माध्यम से पाया जाता है कि उसने अपराध कारित किया है, तो उसे बोर्ड के आदेश से संस्था में भेजा जाता है और ये उसके आवासन और पुनर्वास से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और धारा 48 के अधीन रजिस्ट्रेट होते हैं। अब सरकार बताया कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण क्या होता है, तो किसी अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक को जिन्हें दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए समिति द्वारा आदेश द्वारा वहाँ रखा गया है, उसको आवासन के लिए राज्य सरकार या फिर स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित किसी संस्था द्वारा देखरेख करना, जो कि धारा 65 के अधीन मान्यता प्राप्त होती है संस्था। अब 58 में बताया कि प्रवर्तकता क्या होगा, तो कोई कुटुंब में अगर बालक है तो उसकी चिकित्सीय, शैक्षणिक या फिर विकास संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय या फिर अन्यथा सहायता उपलब्ध कराना प्रवर्तकता कहलाता है। फिर 59 में बताया कि राज्य सरकार क्या होगा, तो कोई संघ राज्य क्षेत्र, उसके लिए राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुच्छेद 239 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्य सरकार का संघ राज्य क्षेत्र के लिए। अब 60 में बताया है कि अभ्यर्थित बालक क्या होता है, तो ऐसा बालक जिसके माता पिता या फिर संरक्षक ने किसी शारीरिक, भावनात्मक या फिर सामाजिक कारकों के कारण जो कि उनके नियंत्रण में नहीं है, समिति को प्रत्यजन कर दिया है या और समिति द्वारा उस रूप में उसको घोषित कर दिया गया है। अब 61 में बताया कि इस अधिनियम में जो भी शब्द या पद प्रयुक्त हुआ है लेकिन इसमें परिभाषित नहीं है, तो अन्य किसी अधिनियम में अगर परिभाषित है तो उनका वही अर्थ लिया जाएगा। अब अध्याय 2 में कुछ सिद्धांत बताए हुए हैं जो बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरी है, तो धारा 3 में बताया हुआ है कि जो केंद्रीय सरकार, बोर्ड या समिति या कोई अन्य अभिकरण इस अधिनियम के जो उपबंध है उनको क्रियान्वित करते समय निम्न मूलभूत सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी। तो पहला तो है निर्दोषिता की अवधारणा का सिद्धांत, तो कोई भी बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी करी है तब तक उसकी अवधारणा की जाती है कि वो असद्भावपूर्ण या फिर आपराधिक आशय से के दोषी नहीं है। दूसरा है गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, तो सभी मनुष्यों के साथ समान गरिमा और अधिकारों के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। तीसरा है भाग लेने का सिद्धांत, तो बालक को एक तो सुने जाने का अधिकार है और उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो वो सारी आदेशिका और विनिश्चय में उसको भाग लेने का अधिकार है, और जब बालक को सुना जाएगा तो बालक के दृष्टिकोण पर बालक की आयु और परिपक्वता को समय रूप से ध्यान में रखते हुए उसको उसकी जो बातें हैं उस पर विचार किया जाएगा। अब चौथा है कि सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, तो मतलब कि जो बालक से संबंधित सारे विनिश्चय इस विचारधारा पर आधारित होंगे कि बालक का सर्वोत्तम हित ध्यान में रखा जाए। और पांचवा है कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, कि जो बालक की देखरेख और उसका पोषण का जो पहला जिम्मेदारी होती है वो उसके जैविक कुटुंब या फिर उसके दत्तक या फिर पालक माता पिता की होती है। अब छठा है सुरक्षा का सिद्धांत, मतलब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सब बालक सुरक्षित रहे और जब उसको किसी संस्था में है तो भी वो सुरक्षित रहे, उसके पश्चात भी उसके साथ कोई हानि, दुर्व्यवहार या फिर बुरा बर्ताव ना हो। अब सातवां है सकारात्मक उपाय, में कि सारे स्रोत लगाकर बालक के कल्याण की प्रोन्नति, उसकी बालकों को की असुरक्षा को कम करना और एक समर्थनकारी वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
आता है गैर कलंकीय शब्दों का सिद्धांत कि बालक से तात्पर्य किसी भी आदेशिका में उस प्रतिकूल या फिर अभियोगात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब 9 बताया है कि अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने के सिद्धांत कि बालक जो है अपने अधिकारों का न तो खुद त्याग कर सकता है, न उसके और से कोई और भी उसका किसी अधिकार का त्याग कर सकता है, और मूल अधिकार को प्रयोग न करना भी अधित्यजन समझा जाएगा कि उसका मूल अधिकार का हमेशा प्रयोग करना ही है उसको। अब 10वां है समानता और विभेद न किए जाने के सिद्धांत, मतलब बालक के साथ किसी भी उसका लिंग, जाति, नस्ल, जन्मस्थान या निश्चयता किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा और उसे पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता बरती जाएगी। अब 11वां है एकांता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत कि सभी साधनों द्वारा फिर संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में उसको अपनी एकांता और गोपनीयता की संरक्षा करने का अधिकार होगा। 12 है अंतिम अवलंबन के उपाय के रूप में उसको संस्थागतता का सिद्धांत कि बालक को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात अगर कुछ भी सारे प्रयास किए जाएंगे कि बालक उसके परिवार के साथ रहे, और अगर कोई असामान्य सी परिस्थिति होगी कि बिल्कुल मिल नहीं रहा उसका परिवार या फिर उसने कोई अपराध कर दिया है, तो उस अंतिम अवलंबन के रूप में उपाय के रूप में उसको संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा। अब 13वां है प्रत्यावर्तन या और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, देखिए अगर किशोर न्यायिक पद्धति में किसी बालक ने अपराध कर दिया तो उसको न्यायिक पद्धति में शीघ्र अपने कुटुंब में पुनः मिलाने और उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में जिसमें वो इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आने से पहले था, उसी में उसको प्रत्यावर्तित होने, जबकि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन के हित में है, का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब कि न्यायिक पद्धति में आने से पहले जिस स्थिति में वो था ना, उसी स्थिति में यथाशीघ्र उसको पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब उसने अपराध कर दिया, वो किसी संस्था में रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसकी लाइफ पे किसी भी तरीके का इंपैक्ट आ जाए, वो जिस स्थिति में पहले से था ना, वो प्रयास किया जाएगा तो उसी में वापस पहुंच जाए वो। अब 14 बताया कि नए सिरे से शुरुआत का सिद्धांत कि किशोर न्यायिक पद्धति में उसने किसी अपराध कर दिया है तो उसके अधीन आने पर किसी बालक के पिछले जो सारे अभिलेख हैं विशेष परिस्थितियों के सिवाय समाप्त कर दिए जाएंगे। अब 15 बताया है अभियोजन का सिद्धांत कि अगर किसी बालक ने विधि का उल्लंघन कर दिया है तो उसे नई कार्रवाई से दूर रखा जाएगा, जबकि वो बालक के समाज के सर्वोत्तम हित में ही क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हित में है समाज बालक के तभी उसको नई कार्रवाई से गुजरना होगा, नहीं तो ये समझा जाएगी, ये कोशिश की जाएगी कि अगर उसने विधि का उल्लंघन कर दिया तो उसके से निपटने के जो उपाय है उनको बढ़ावा दिया जाए। अब 16 बताया है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना है, सभी न्यायिक हैसियत से कार्य करने वाले व्यक्तियों निकायों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना है, निष्पक्षता सुनवाई करनी है, पुनर्विलोकन का अधिकार देना है, सबका पालन करना है। अध्याय 3 इसमें किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना हो रही है, तो सेक्शन 4 में बताया है कि किशोर न्याय बोर्ड का गठन कैसे होगा, इसमें कौन कौन होंगे। तो अध्याय 1 में बताया है कि जनपद के क्षेत्र में कुछ भी होते हुए भी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों की इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्थापित कर सकेगी। तो बोर्ड का क्या कार्य है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में कृत्यों का निर्वहन करना। अब अध्याय 2 बताया कि बोर्ड का गठन होगा कैसे। तो बोर्ड में एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होगा, एक तो ये मजिस्ट्रेट होंगे और 2 सामाजिक कार्यकर्ता से मिलकर बनेगा बोर्ड, और इनका जो सामाजिक कार्यकर्ता इनका चयन इसी रीति से किया जाएगा, जो की जाएंगी, और इन दोनों में से कम एक महिला होनी चाहिए। तो ये सब मिलकर एक न्यायपीठ के रूप में काम करेंगे और इनकी शक्तियाँ वही होगी जो कि दंड संहिता में यथास्थिति किसी महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई है। अब 3 में बताया कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसको बोर्ड का सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जबकि उसको या तो कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण से संबंधित क्रियाकलापों में वो सक्रिय रूप से अंतर्वलित हो, या फिर बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में उसने डिग्री सहित व्यवसायरत वृत्ति की हो। तो या तो उसको पहली बात तो 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित क्रियाकलापों का अनुभव हो, या फिर वो जब कोई भी बालक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि की इन सब में से कोई भी डिग्री उसके पास हो, उसके सहित वो व्यवसायरत वृत्ति में लगाओ। अब उदाहरण 4 में बताया कि बोर्ड का कोई भी सदस्य जो है सदस्य के रूप में चयन होने के पात्र नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा अगर पहला तो वो किसी मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई भी उसका पिछला रिकॉर्ड है, दूसरे उसे किसी ऐसे अपराध के सिद्ध दोष ठहराया गया हो जो कि नैतिक, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्भित है और इसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया है, या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान नहीं की गई। तीसरा है उसे किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है तो पदच्युत कर दिया गया है। और चौथा है कि वो कभी भी बालक दुर्व्यवहार या फिर बाल श्रम या के नियोजन या फिर अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या फिर अनैतिक कार्य में लिप्त हो। और उदाहरण 5 में बताया कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो बोर्ड के सभी सदस्य, जिसमें कि बोर्ड का जो प्रधान मजिस्ट्रेट है, तो 3 लोगों से बनता है बोर्ड, तो जो मजिस्ट्रेट होता है ना वो उस बोर्ड का प्रधान होता है, और ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होने चाहिए, मतलब प्रथम वर्ग या फिर महानगर मजिस्ट्रेट तो हो, लेकिन अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया है इनको तो ये प्रधान मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते, क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आगे और कर्तव्य बताए हुए हैं इसमें, तो इनके अलावा ही बन सकते हैं कोई भी प्रधान मजिस्ट्रेट। तो राज्य सरकार क्या करेगी, सभी सदस्यों को प्रशिक्षण देगी इनकी नियुक्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर। और 6 बताया कि बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी पदावधि और वो रीति जिसमें वो त्यागपत्र दे सकेंगे वो होंगे जो कि विधि की जाए, तो सदस्यों के लिए ही बस। अब उदाहरण 7 में बताया कि बोर्ड के किसी सदस्य को प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय इनकी नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच के पश्चात समाप्त भी किया जा सकता है अगर ये कारण हो। पहला तो किसी अधिनियम के अधीन निहित की गई किसी शक्ति का वो दुरुपयोग कर ले, या दूसरा है बोर्ड की कार्यवाही में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार 3 मास तक भाग न ले, या तीसरा है किसी वर्ष में कम से कम 3/4 बैठकों में भाग लेने में वो सफल रहे, या चौथा है कि सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान वो उपधारा 4 के अधीन किसी अपात्रता से ग्रसित हो जाए। तो यहाँ तक तो 4 में तो बता दिया कि गठन कैसे होगा, 5 से आगे तक प्रक्रिया बताई जाएगी कि बोर्ड जो है कोई अपराध करता है बालक को प्रक्रिया क्या अपनाएगा। तो धारा 5 में बताया है कि अगर किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच आरंभ की गई है और इस जांच के दौरान कोई बालक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो इस अधिनियम में तत्सम किसी अधिनियम में कुछ भी होते हुए भी बोर्ड जांच को जारी रख सकेगा, उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश इसी रूप में पारित किया जाएगा कि वो व्यक्ति अभी भी बालक ही है। अब धारा 6 में बताया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु तो पूरी कर ली है, लेकिन जिस समय उसने अपराध किया था ना तब वो 18 वर्ष की कम आयु का था, उससे नीचे की आयु का था, और उस अपराध के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति की इस धारा के बंधों के अधीन रहते हुए जांच की प्रक्रिया के दौरान उसको बालक ही समझा जाएगा। अब धारा 2 में बताया कि धारा 1 में निर्दिष्ट जो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन जब अपराध किया था जब 18 वर्ष से कम था, तो अगर उसको बोर्ड जो है जमानत पर नहीं छोड़ रहा है तो जांच की प्रक्रिया के दौरान उसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। अब धारा 3 में बताया कि जो धारा 1 वाला व्यक्ति है उसको इस अधिनियम के बंधों के अधीन निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही बालक ही माना जाएगा। अब धारा 7 में बताया कि बोर्ड क्या प्रक्रिया अपनाएगा, तो बोर्ड ऐसे समय पर बैठ के करेगा और बैठकों में ऐसे कारोबार से के व्यवहार के बारे में ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विहित कर दिए जाएंगे, और बोर्ड ये सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बालक के हितैषी हो और वो जो बैठक का स्थान है वो बालक के को अभित्रास करने वाला ना हो और नियमित न्यायालय के समान ना हो। अब धारा 2 में बताया कि विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक है अगर वो बोर्ड की कोई बैठक नहीं है तो उसको किसी व्यक्ति सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकेगा। अब धारा 3 में बताया कि बोर्ड जो है किसी सदस्य की अनुपस्थिति में भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड के द्वारा जो कोई भी पारित आदेश है वो कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगा।
लेकिन परंतु बताया हुआ है कि अगर मामले का अंतिम निपटारे के समय या फिर धारा 18 की धारा 3 में क्या बताया हुआ है कि जब किसी बच्चे को व्यस्त की तरह उसका अगर विचार किया जाना है और किसी साधारण न्यायालय के पास उसको भेजना है तो उसका जो आदेश होगा ये कम से कम 2 सदस्यों से की उपस्थिति में होगा और इन 2 में से एक प्रधान मजिस्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। अब 4 में बताया कि बोर्ड के सदस्य के बीच अगर अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होता है तो बहुमत की राय विभावी होगी और जहाँ बहुमत नहीं बन पा रहा है तो वहाँ प्रधान मजिस्ट्रेट की जो राय है वो विभावी होगी। अब धारा 8 में बताया है कि तत्समय प्रवर्तन विधि में कुछ भी होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उल्लंघित है तो उसके सिवाय किसी भी जिले के लिए गठित बोर्ड की जो अधिकारिता है उसके अंदर अगर किसी भी बालक के संबंध में पाया जाता है कि उसने विधि का उल्लंघन किया है तो उससे संबंधित सभी कार्यवाही करने की अनन्य रूप से शक्ति बोर्ड को होगी। अब धारा 2 में बताया कि इस अधिनियम द्वारा जो बोर्ड को प्रदत्त शक्तियाँ है उन्हीं का प्रयोग उच्च न्यायालय या फिर और बालक न्यायालय द्वारा भी जब उनके पास समक्ष कार्यवाही अपील निरीक्षण या फिर अन्यथा धारा 19 के अधीन आती है तो किया जाएगा। मतलब कि इस अधिनियम की जो बोर्ड की शक्तियाँ ना वही प्रयोग करेंगी ये लोग भी। अब धारा 3 में बोर्ड के जो प्रत्यय और उत्तरदायित्व है वो बताए हुए हैं। तो पहला तो है कि वो प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम में बालक और माता पिता या फिर संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करेगा। दूसरा ये सुनिश्चित करेगा कि जो बालक के अधिकारों की बालक की गिरफ्तारी जांच पश्चातवर्ती देखरेख और पुनर्वास की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा रहे। तीसरा है विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से बालक के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। और चौथा है अगर बालक कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा को समझने में अगर असमर्थ है तो दुभाषी या फिर अनुवादक जिसके पास अर्हता या अनुभव हो उसको फीस संदाय करके उपलब्ध कराया जाए। और पांचवा है कि किसी परिवीक्षा अधिकारी या फिर अगर परिवीक्षा अधिकारी नहीं है तो कोई बाल कल्याण अधिकारी या फिर सामाजिक कार्यकर्ता से कहा जाएगा कि जो वो है सामाजिक अन्वेषण करे और एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बनाए जिसमें वो परिस्थितियाँ अभिनिश्चित की जाए कि जिसमें कि अपराध किया गया और जो रिपोर्ट है बोर्ड के समक्ष प्रथम बार बालक को पेश किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाए। कहता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले जो बालक है उसके मामले को धारा 14 में विनिर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया के अनुसार न्याय निर्णय तो निपटाया जाए। अब सातवां है कि मान लो विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित जो बालक है उसके बारे में कथन किया जा रहा है कि उसे किसी भी प्रकरण में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो ऐसे मामले में समिति और बोर्ड दोनों को अंतर्विलित होने की आवश्यकता होती है तो इसीलिए उस बालक को समिति को भी अंतरित किया जाएगा ताकि वो उसकी देखरेख कर सके। अब आठवां है मामले का निपटारा करना और अंतिम आदेश पारित करना जिसके अंतर्गत बालक के पुनर्वास के लिए उसकी वैश्विक देखरेख योजना भी बनाई जाएगी। अब नौवां है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की देखरेख करने के लिए एक योग्य व्यक्ति की घोषणा करने के लिए भी जांच करनी होगी कि कार्यवाही के दौरान अगर कोई भी नहीं है उसके साथ तो कौन योग्य व्यक्ति है जो किसकी देखरेख करेगा। अब 10वां है कि विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक है तो उसकी विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए जो आवासीय सुविधा है उसके प्रत्येक मास में कम से कम एक निरीक्षण कर दौरा करना और उसकी सेवा की क्वालिटी में जो सुधार करना है उसके लिए जिला बालक संरक्षक एकक और राज्य सरकार को सिफारिश करना। अब 11वां है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध इस अधिनियम या फिर तत्समय प्रवर्तित अन्य विधि में अगर कोई अपराध किया जा रहा है तो उसके संबंध में की गई शिकायत पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश देना। क्योंकि किसी बच्चे ने तो विधि का उल्लंघन किया है भले लेकिन उसके विरुद्ध भी खुद पर भी कोई किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखने के लिए पुलिस को आदेश देगी। और 12वां है कि देखरेख या संरक्षण की आवश्यकता वाला कोई बालक है उसके विरुद्ध इस अधिनियम के या फिर तत्समय प्रवर्तित विधि के अधीन कोई अपराध किया जा रहा है तो उसके संबंध में समिति द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट करने का पुलिस को आदेश देना। क्योंकि कोई बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया लेकिन उसको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता थी और उसके विरुद्ध कोई अपराध हो गया है तो समिति एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस को रजिस्टर करवाए इसके लिए पुलिस को आदेश देगी लेकिन रजिस्टर कौन करवाएगा समिति करेगी पुलिस FIR दर्ज। ये समिति का कार्य होता है देखरेख और संरक्षण वाले बालकों से निपटना बालकों की देखरेख वगैरह करना। अब 13वां है कि इस बात की जांच करना कि कोई वयस्क की जो जेल है उसमें कोई बालक को नहीं डाला गया है और इसी जेलों का नियमित निरीक्षण करने के लिए और अगर कोई बालक है तो उसको यथास्थिति संप्रेषण करे या फिर सुरक्षित स्थान में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल उपाय करना। अब धारा 9 में बताया हुआ है कि धारा 1 में बताया है कि जब कोई मजिस्ट्रेट है जिसको इस अधिनियम के दिन बोर्ड की शक्तियाँ प्रयोग करने की शक्ति नहीं है लेकिन उसके समक्ष कोई बालक लेके आया जाता है जिसने अपराध करना जिसके द्वारा अपराध करना विकथित है तो मजिस्ट्रेट ऐसे बालक को अपनी राय को अभिलिखित करते हुए तत्काल कार्यवाही के अभिलेख के साथ कार्यवाहियों पर अधिकार रखने वाले बोर्ड को भेजेगा। अब धारा 2 में बताया कि यदि वो व्यक्ति जिसके बारे में अभिकथन किया गया कि उसने अपराध किया है बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष ये दावा करे कि वो व्यक्ति बालक है फिर अपराध किए जाने की तारीख को बालक था या फिर यदि न्यायालय को स्वयं ही ये राय है कि वो व्यक्ति अपराध किए जाने की तारीख को बालक था तो न्यायालय उस व्यक्ति की आयु के निर्धारण करने के लिए जांच करेगा और साक्ष्य लेगा जो कि आवश्यक लेकिन कोई शपथ तक नहीं ले सकता उस बच्चे से और वो व्यक्ति उस व्यक्ति की निकटतम आयु का कथन करते हुए मामले का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा न्यायालय। परंतु बताया हुआ है कि ऐसा कोई भी दावा न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा किसी भी प्रकरण में मामले के अंतिम निपटारा हो जाने के पश्चात भी और इसे दावे का अवधारण इस अधिनियम के अनुसार ही होगा भले ही वो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या फिर उसके पूर्व बालक ना रह गया हो। तो ये बालक होने का दावा जो है कार्य के किसी भी प्रकरण में किया जा सकता है और अंतिम निपटारे हो जाने के पश्चात भी किया जा सकता है अगर वो कारावास में तो भी विवाह कर सकेगा। अब धारा 3 में बताया कि अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो व्यक्ति है जिसने अपराध तो किया है और उस लेकिन वो जो अपराध किया था उसने उस तारीख को वो बालक था तो उस बालक को बोर्ड के पास समुचित आदेश पारित करने के लिए भेज देगा और जो न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश था ना उसके बारे में समझा देगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है। अब धारा 4 में बताया कि जब इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के लिए जांच उसको बालक है कि नहीं जांच चल रही है तो उसको अगर संरक्षात्मक अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित है तो उस व्यक्ति को अंतकालीन अवधि के लिए सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। अब अध्याय 4 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया बताई हुई है। तो सेक्शन 10 में बताया हुआ है कि जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसको बालक को विशेष किशोर पुलिस एकक या फिर अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभाव के अधीन रखा जाएगा और वो अधिकारी जो है बालक को अविलंब उस स्थान से जहाँ उस बालक की गिरफ्तारी हुई है यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे बोर्ड के समक्ष पेश करेगा। परंतु किसी भी हालत में किसी बालक को हवालात में नहीं रखा जाएगा और ना ही जेल में डाला जाएगा। अब धारा 2 में बताया कि राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत नियम बनाएगी किसके लिए कि पहला तो कौन व्यक्ति है जो कि जिसमें कि रजिस्ट्री का स्वैच्छिक या फिर गैर सरकारी संगठन भी है व्यक्ति या फिर ऐसा संगठन किसी विधि का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त बालक को बोर्ड के समक्ष पेश कर सकेगा। तो पुलिस तो अगर गिरफ्तार करेगी उसको तो यथाशीघ्र प्रस्तुत करना ही है बोर्ड के पास। अगर कोई और व्यक्ति भी है फिर कोई संस्था है जिसको कोई विधि का उल्लंघन करने वाला बालक मिल रहा है तो वो भी बोर्ड के समक्ष कैसे प्रस्तुत करेंगे और दूसरा रीति बताएंगे कि जो विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है उसको किस प्रकार किसी संप्रेषण गृह या फिर सुरक्षित स्थान में भेजा जा सकेगा। अगर कोई बालक अगर एक बार बोर्ड के सामने आ गया अपराध करने के बाद तो कैसे उसको बाद में बाकी कार्यवाही में कौन उसको वापस बोर्ड के पास लेके आएगा और जब तक कार्यवाही चलेगी वो किस संप्रेषण गृह में रहेगा सुरक्षित स्थान में रहेगा उसको किस रीति से रखा जाएगा इसके संबंध में नियम बनाए जाएंगे। अब धारा 11 में बताया हुआ है कि जब तक कि कोई भी आदेश के प्रवर्तन में कोई भी व्यक्ति किसी बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया है उसके प्रभार में है तो वो व्यक्ति उस बालक की जिम्मेदारी इसी प्रकार लेगा जैसे कि वो उस बालक का माता पिता था और उसके भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु बताया कि अगर उस बालक के खुद के माता पिता या फिर कोई अन्य व्यक्ति है जो कि उसके प्रभार के लिए दावा कर रहा है तो भी उस बालक को अगर बोर्ड
ने जो अवधि बताई है उसमें उस व्यक्ति के प्रभाव में बना रहेगा वो, क्योंकि उस बालक के माता पिता है वो कह रहे हैं कि इसका प्रभाव हमारे पास रख दो, तो भी बोर्ड जो है किसी कथित व्यक्ति को ही उस अवधि में उसका प्रभाव लेने के लिए रख सकेगा, क्योंकि अलाउ नहीं करेगा माता पिता को। अगर मान लो अगर बोर्ड की खुद की राय है कि वो माता पिता या फिर अन्य व्यक्ति से बालक का प्रभाव लेने के लिए योग्य है तो वो भी ऐसा भी कर सकता है आदेश। अब धारा 12 में बताया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि दृश्यमान रूप से एक बालक है और उसने किसी जमानती या अजमानती अपराध को किया है या अभिकृत किया जा रहा है और उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, फिर बोर्ड के समक्ष या तो खुद उपसंजात हुआ है या फिर लाया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता या फिर अन्य विधियों को छोड़ते हुए भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिभूत सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा या उसे परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में छोड़ दिया जाएगा या फिर किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा। तो भले ही उस व्यक्ति ने जमानती अपराध किया है, जमानती अपराध किया है, कोशिश करनी है कि उसको जमानत पर प्रतिभूत सहित या रहित छोड़ दिया जाए, उसको परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रख दिया जाए, फिर उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा। लेकिन परंतु बताया है कि इस प्रकार उसको नहीं छोड़ा जाएगा अगर युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसे छोड़े जाने से संभव है कि वो किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आ जाएगा या फिर उस व्यक्ति को कोई नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरा हो जाएगा या फिर उसको छोड़ने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। और बोर्ड जो है ये जमानत देने से इनकार करने के अपने कारणों को और जो संबंधित परिस्थिति है उनको अवलिखित करेगा। तो फिर तो अपने पहले बोर्ड अगर जमानत नहीं दे रही तो अब दूसरा दोनों बताया है कि अगर पुलिस थाने के पास अधिकारी द्वारा एक दिन किसी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा रही है तो वो अधिकारी है इसी रीति से जो भी की जाए उसको उस व्यक्ति को यथास्थिति संप्रेषण करे या फिर सुरक्षित स्थान में स्थानांतरित किए जाने के लिए तत्काल उपाय करेगा जब तक कि उसको बोर्ड के समक्ष न लाया जाए। मतलब उसको जेल में तो रखना ही नहीं है। अगर पुलिस उसको जमानत नहीं दे रही है तो उसको या तो संप्रेषण करे या सुरक्षित स्थान में स्थानांतरित करेगी तत्काल जब तक कि उसको बोर्ड के समक्ष पेश नहीं कर देती। अब तीन बताया है कि अगर ऐसा व्यक्ति बोर्ड द्वारा भी जमानत अगर उसको नहीं दी जा रही है तो जांच के लंबित रहने के दौरान वैसी कालावधि के जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो संप्रेषण गृह में या फिर सुरक्षित स्थान में भेज दिया जाएगा। उदाहरण चार में बताया है कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक अगर जमानत के आदेश के 7 दिन के भीतर वो जमानती जो शर्तें उसको पूरा करने में असमर्थ है तो उस जमानती शर्तों में रूपांतरित करने के लिए उसको बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। अब धारा 13 में बताया है कि जैसे ही बालक को गिरफ्तार किया जाता है जो पुलिस अधिकारी है वो गिरफ्तारी के यथाशीघ्र पश्चात ऐसे बालक को पहले तो ऐसे बालक के माता पिता या संरक्षक को यदि उनका पता चलता है तो इत्तला देगा कि और उन्हें निर्देश देगा कि उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो जाए जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा। और दूसरा काम करेगा कि परीक्षा अधिकारी या फिर परीक्षा अधिकारी नहीं है तो किसी बाल कल्याण अधिकारी को 2 सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट जिसमें कि बालक के जो पूर्ववत और कौटुंबिक पृष्ठभूमि के बारे में और अन्य किसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी जिसके बारे में संभव है कि जांच करने में बोर्ड के लिए सहायक होंगी। ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इत्तला देगा। अब दोनों बताया कि अगर बालक को जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो बोर्ड जो है परीक्षा अधिकारी या फिर बाल कल्याण अधिकारी को इत्तला देगा, मतलब वो रिपोर्ट बना रहा है ना, तो बोर्ड अगर उसको जमानत पर छोड़ दे रही है तो बोर्ड उसको इन दोनों को जानकारी देगी। अब धारा 14 में बताया हुआ है कि धारा 1 में बताया हुआ है कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक जैसे बोर्ड के समक्ष आएगा तो उसको बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगी और आदेश पारित करेगी जो इस अधिनियम की धारा 17 और 18 के अधीन ठीक समझे। अब धारा 2 में बताया हुआ है कि जो जांच है वो बोर्ड के समक्ष बालक को जिस दिन पहली बार लाया गया उस तारीख से 4 माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और अगर मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर इसका विस्तार करना है तो लेखबद्ध किए हुए कारणों के पश्चात इसको 2 और मास के लिए बढ़ाया जा सकता है बस। अब धारा 3 में बताया हुआ है कि अगर धारा 15 के अधीन किसी व्यक्ति के लिए जघन्य अपराधों की दिशा में प्रारंभिक निर्धारण करना है तो बोर्ड के समक्ष पहली बार लाए जाने के 3 माह की अवधि के भीतर ये प्रारंभिक निर्धारण कर दिया जाना चाहिए। तो मतलब किसी बालक ने अगर जघन्य अपराध कर दिया है तो एक प्रारंभिक निर्धारण किया जाता है कि क्या उसका जो बच्चे की तरह ट्रायल करना चाहिए या फिर उसको नॉर्मल कोर्ट में ट्रायल किया जाना चाहिए। तो ये प्रारंभिक निर्धारण के लिए 3 माह की अवधि में आपको कर देना है। उदाहरण 4 में बताया हुआ है कि अगर छोटे अपराधों के लिए जो उदाहरण 2 में बताई हुई अवधि है उसमें जांच विस्तारित अवधि के पश्चात भी अधिनिर्णित नहीं की जा सकती है तो कार्रवाई को समाप्त किया जाएगा। तो जो छोटे अपराध है उसका जो अधिनिर्णय है वो 4 महीने में हो जाना चाहिए। अगर मान लो 2 महीने और बढ़ा दिया है तो 6 महीने में तो मैक्सिमम हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो कार्रवाई समाप्त नहीं होगी। परंतु अगर घोर या फिर जघन्य अपराध है तो अगर बोर्ड जांच पूरी करने के लिए समय को बढ़ाने की अपेक्षा करती है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी अनुमति दे सकते हैं। तो अगर नॉर्मल फर्स्ट क्लास जज था तो फिर सीजेएम और अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो सीएमएम। उदाहरण 5 में बताया कि बोर्ड जो है मामले की रज्जु और त्वरित जांच को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी करेगा। तो पहला तो है कि जांच प्रारंभ करते समय वो ये समाधान करेगा कि जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है उसके साथ या तो पुलिस द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति जैसे कि किसी वकील या परीक्षा अधिकारी द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाए और अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो उसके लिए सुधारात्मक उपाय करेगा वो। दूसरा इस अधिनियम के दिन सभी कार्यवाही यथासंभव साधारण रीति से की जाएगी और ये सावधानी बरती जाएगी कि जो बालक के विरुद्ध कार्यवाही है उसमें बालक के हितेशु वातावरण उसको उपलब्ध किया जाए। तीसरा है कार्यवाही में बालक को सुनवाई का और भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। चौथा है छोटे अपराधों वाले जो मामले हैं उसका निपटारा बोर्ड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में विधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से किया जाएगा। मतलब छोटे अपराधों के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। पांचवा है घोर अपराधों की जांच के लिए समन मामलों के विचारण की जो प्रक्रिया उसका अनुसरण किया जाएगा। छठे का पहला है कि अगर अपराध की जांच तारीख को अगर कोई बच्चा 16 वर्ष से कम आयु का है तो अगर उसने जघन्य अपराध किया है तो उसकी जांच बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच की तरह की जाएगी, समन मामलों की तरह उसका विचारण किया जाएगा। लेकिन दूसरा है कि अगर ये जघन्य अपराध 16 वर्ष से अधिक की आयु के बालक ने किया है तो उसके लिए धारा 15 के अधीन विधिक रीति अपनाई जाएगी। अब पढ़ते धारा 15 की उदाहरण में बताया कि अगर जघन्य अपराध की दशा में अघटित रूप से किसी बालक द्वारा किया गया है जिसने कि 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या फिर 16 वर्ष से अधिक आयु का है वो, तो बोर्ड ऐसे अपराध करने के लिए उसकी जो मानसिक या फिर शारीरिक क्षमता उस अपराध के परिणाम को समझने की उसकी योग्यता परिस्थितियां जिसमें उसने अविकथित अपराध किया है इनके बारे में एक प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 के तहत 3 के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित करेगा। लेकिन परंतु बताया है कि इसके निर्धारण के लिए वो एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या फिर अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। स्पष्टीकरण में बताया हुआ है कि ये जो प्रारंभिक निर्धारण है ये कोई विचार नहीं है बल्कि उस बालक की जिसने कि अविकथित अपराध किया है उसके द्वारा उस अपराध के परिणाम को समझने के सामर्थ्य का निर्धारण करना है। उदाहरण 2 में बताया कि अगर इस प्रारंभिक निर्धारण करने में बोर्ड का समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा ही किया जाना चाहिए तो वो यथाशक्य दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन समान मामलों की तरह उसका विचार कर लेगा। और परंतु बताया कि जो बोर्ड द्वारा मामले के निपटारे का जो आदेश है इसको धारा 101 की धारा 2 के दिन ये अपील नहीं है। मतलब कि अगर कोई चैलेंज करना चाह रहा है कि नहीं इसका विचार बोर्ड द्वारा नहीं करना चाहिए नॉर्मल कोर्ट में करना चाहिए तो इस आदेश को चैलेंज किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है धारा 101 में। दूसरे परंतु बताया कि बोर्ड जो है ये निर्धारण धारा 14 के अधीन बताई हुई निर्दिष्ट अवधि में करेगा कि जो प्रारंभिक निर्धारण है ये 3 माह के अंदर होना चाहिए।
अब धारा 16 की धारा 1 में बताया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रत्येक 3 माह में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामले हैं उनका पुनर्विलोकन करेगा और बोर्ड को अपनी बैठकों की आवृत्ति को बढ़ाने का निर्देश दे सकेगा और अतिरिक्त बोर्ड के गठन के लिए भी सिफारिश कर सकेगा। उदाहरण 2 में बताया हुआ है कि जो बोर्ड के समक्ष लंबित मामले की संख्या और लंबित रहने की उनकी प्रकृति और कारण का एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा भी प्रत्येक 6 मास में पुनर्विलोकन किया जाएगा। अभी समिति किनसे बनेगी? तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होंगे और गृह सचिव राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एक सचिव और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट स्वैच्छिक या फिर गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि से मिलकर ये समिति गठित होगी। अब धारा 3 में बोर्ड खुद तिमाही आधार पर ऐसे लंबित रहने वाले मामलों की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में राज्य सरकार विधिक देगी। तो मतलब बोर्ड खुद 3 महीने में सीजेएम को और साथ में जिला मजिस्ट्रेट को ये सूचना खुद देगी। अभी धारा 4 जो है 2021 वाले अमेंडमेंट से जुड़ी गई कि जिला मजिस्ट्रेट जब कभी वो अपेक्षित हो बालक के सर्वोत्तम हित में सभी कर्णधारियों से जिसके अंतर्गत बोर्ड और समिति भी है कोई भी जानकारी मांग सकेगा। अब धारा 17 की धारा 1 में बताया है कि जहाँ बोर्ड जांच के बाद ये समाधान हो जाता है उसको कि बालक ने कोई अपराध नहीं किया है तो बोर्ड इस प्रभाव का आदेश पारित कर देगा। और धारा 2 में बताया है कि अगर बोर्ड को प्रतीत होता है कि धारा 1 में निर्दिष्ट बालक जो है उसको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो उससे समिति को निर्दिष्ट कर देगा। मतलब धारा 17 में उसको दोष मुक्त किया जाए। अब धारा 18 की धारा 1 में बताया है कि बोर्ड ने जांच की और उसको ये समाधान हुआ कि किसी बालक ने आयु पर विचार के बिना उसने कोई छोटा अपराध किया है, क्योंकि किसी भी 18 वर्ष के तक के किसी भी बालक ने छोटा अपराध किया है या फिर कोई घोर अपराध किया है। या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है। और तीसरा है कि एक 16 वर्ष से अधिक आयु का बालक है जिसने जघन्य अपराध किया है और बोर्ड ने धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात ये सुनिश्चित किया था कि मामला बोर्ड के द्वारा निपटाना है। तो इन सब में बोर्ड ने निश्चय किया होगा तीनों सिचुएशन में। तो ये निश्चय किया कि उसने अपराध तो किया है। तो ऐसी दिशा में अन्य विधि में प्रतिकूल बात होते हुए भी अपराध की प्रकृति पर्यवेक्षण या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता और ऐसी परिस्थिति जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई है। तो पहली बात तो अपराध की प्रकृति दिखेगा, वो जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट उसमें उसको दिखेगा और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड अगर ठीक समझ रहा है तो वह पहला तो है कि बालक को समुचित जांच के पश्चात और बालक तथा उसके माता पिता या संरक्षण को परामर्श देने के पश्चात उपदेश या भर्त्सना के पश्चात उसको घर जाने के लिए अनुज्ञा कर सकेगा। जो पहला तो है कि ऐसा मामला है लग रहा है उनको कि सब कुछ देखने के पश्चात कि उसको डांट फटकार के काम चल सकता है तो उसको समझा दिया जाएगा, उसके माता पिता सबको परामर्श देके उसको उपदेश और भर्त्सना देके घर भेज दिया जाएगा। और दूसरा है कि अगर बालक को सामूहिक परामर्श या फिर ऐसे ही किसी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। और तीसरा है कि बालक को किसी संगठन या फिर संस्थान या फिर बोर्ड द्वारा पहचान किए गए किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामुदायिक सेवा करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। और चौथा है कि बालक के माता पिता उसके संरक्षण को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दिया जा सकता है। पांचवा है बालक को सदाचार की परीक्षा पर छोड़ सकते हैं और जो माता पिता संरक्षण या फिर योग्य व्यक्ति की देखरेख में उसको रखने का निर्देश दिया जा सकता है। और ऐसे माता पिता संरक्षक या फिर योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षा अनुसार प्रतिभूक सहित या रहित 3 वर्ष के अनधिक की कालावधि के लिए एक बंधपत्र निष्पादित किया जाना होगा। मतलब कि बालक को सदाचार की परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, उसको इन लोगों के देखरेख में रखने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन इन लोगों को पहले बंधपत्र निष्पादित करना होगा क्योंकि बच्चे से तो बंधपत्र लिखवा नहीं सकते, लेकिन इसलिए इनसे लिखवाएंगे 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि का बंधपत्र, चाहे वो प्रतिभूक सहित हो या फिर रहित हो। छठा है बालक को सदाचार की परीक्षा पर छोड़ने और बालक को सदाचार और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए उचित सुविधा तंत्र की देखरेख या पर्यवेक्षण में रखने का निर्देश 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए 3 वर्ष मैक्सिमम देने के लिए उसको सदाचार की परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है और उसको सुविधा तंत्र में की देखरेख में रखा जा सकता है। पहले तो माता पिता अगर संरक्षक वगैरह है तो पहली बार चल जाएंगे, अगर नहीं है तो उसको परीक्षा पर कैसे छोड़ा जाएगा, उसको सुविधा तंत्र की देखरेख में रखा जाएगा 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए और उसको परीक्षा पर छोड़ दिया जाएगा। और सातवां है कि बालक को 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विशेष गृह में ठहरने के लिए निर्देश दिया जा सकता है और इस कालावधि के दौरान उसे विशेष गृह में सुधारात्मक सेवाएं भी दी जाएगी जिसके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, उसके व्यवहार रूपांतर, चिकित्सा और उसे मन चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन पर बताया कि अगर बालक का आचरण ऐसा व्यवहार ऐसा हो गया है कि बालक के हित में विशेष गृह में जो अन्य बालक उनके हित में नहीं है तो उसकी उसे विशेष गृह में रखा जाए तो उस बालक को सुरक्षित स्थान में भेजा जाएगा। अब धारा 2 में बताया है कि धारा 1 के जो आदेश उसके साथ साथ बोर्ड ये भी आदेश अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। तो पहला विद्यालय में हाजिर होना उसको किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में हाजिर होना, तीसरा उसको किसी चिकित्सीय केंद्र में हाजिर करना, या फिर चौथा है किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने हाजिर होने से बालक को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। पांचवा है किसी व्यसन मुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। अब धारा 3 में बताया है कि जहाँ धारा 15 की प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि बालक का जो है वयस्क के रूप में विचार किया जाना आवश्यक है तो बोर्ड ऐसे मामले को विचार के लिए अधिकारिता रखने वाले बालक न्यायालय को अंतरित कर देगा। अब धारा 19 में बताया कि बालक न्यायालय के पास अगर कोई बालक आ गया तो अब वो क्या प्रक्रिया अपनाएगा। तो धारा 1 में बताया कि जहाँ धारा 15 के दिन बोर्ड प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात बालक न्यायालय को कोई मामला भेज रहा है तो बालक न्यायालय विनिश्चय कर सकेगा कि पहला तो अगर बालक का दंड प्रक्रिया संहिता के बंधों के अनुसार वयस्क के रूप में विचार करना आवश्यक है तो वो विचारण करेगा। उसके पश्चात इस धारा और धारा 21 के बंधों के अधीन रहते हुए बालक की विशेष आवश्यकता और विचारण के सिद्धांतों पर विचार करते हुए बालक हितैषी वातावरण बनाए रखते हुए समुचित आदेश पारित करेगा। अब पहले में तो उसको ये लगा कि उसका वयस्क की तरह विचारण करना है, दूसरे में अगर उसको ऐसा महसूस होता है कि वयस्क के रूप में उस बालक का विचारण करने की आवश्यकता नहीं है तो बोर्ड के रूप में जांच करेगा और धारा 18 के बंधों के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगा। अब धारा 2 में बताया कि बालक न्यायालय भी सुनिश्चित करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाला जो बालक के संबंधित अंतिम आदेश है तो उसमें बालक के पुनर्वासन के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना भी सम्मिलित की जाए। अब धारा 3 में बताया कि बालक न्यायालय ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो बालक है अगर उसने विधि का उल्लंघन किया है तो उसको 21 वर्ष की आयु तक तो सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, उसके बाद उसे जेल में स्थानांतरित किया जाए। परंतु ऐसे बालक को अगर सुरक्षित स्थान पर जब जिस कालावधि में वो है उसके लिए सुधारात्मक सेवाएं भी दी जाएगी, शैक्षणिक सेवाएं, कौशल विकास, परामर्श देना, व्यवहार रूपांतरण, चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा और मनोचिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी उसको। तो धारा 4 में बताया कि बालक न्यायालय भी सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षित स्थान में बालक की प्रगति का मूल्यांकन भी हो और वो ये भी सुनिश्चित करेगा कि बालक के साथ वहाँ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो और इसके लिए परीक्षा अधिकारी या फिर जिला बालक संरक्षक एकक या फिर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष एक आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट दी जाएगी। अब धारा 5 में बताया कि धारा 4 की जो रिपोर्ट है वो अभिलेख और अनुवर्तन के लिए बालक न्यायालय को भेज दी जाएगी। ये लोग पहले रिपोर्ट बनाएंगे फिर बालक न्यायालय को भेजेंगे। अब धारा 20 वाली कार्रवाई भी बालक न्यायालय द्वारा अपनानी, लेकिन अगर धारा 1 में बताया कि अगर विधि का उल्लंघन करने वाला बालक जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी उसको जो ठहरने की अवधि जितनी उसको सजा दी गई थी बालक न्यायालय द्वारा वो भी पूरी नहीं हुई है, उसको सुरक्षित स्थान में रखा गया होगा 21 वर्ष तक, तो अब उसने पूरी कर लिया आयु तो अब क्या करेगा बालक न्यायालय इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या उसमें कोई सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं, क्या वो बालक समाज का योगदान करने वाला सदस्य हो सकता है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए वो किसी परीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षक एकक या फिर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा या फिर अपने स्वयं द्वारा जैसा भी अपेक्षित हो अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था करेगा, क्योंकि कार्रवाई करके देखिएगा कि भाई क्या हो रहा है। और
इस प्रयोजन के लिए वो धारा 19 की धारा 4 के अधीन जो सुसंगत विशेषज्ञ हैं उनके मूल्यांकन के साथ बालक की प्रगति अभिलेख पर विचार करेगा। अब धारा 2 बताया कि धारा 1 की जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके पश्चात बालक न्यायालय निश्चय करेगा पहले तो कि किसी ऐसे शर्तों पर जो ठीक समझे जिसके अंदर उसके जो ठहरने की बाकी अवधि है उसके लिए मॉनिटरी प्राधिकारी की नियुक्त करते हुए उस बालक को छोड़ देगा। कि जो अवधि बची है उसके ठहरने की उसमें एक मॉनिटरी प्राधिकारी उस पर नजर निगरानी रखेगा। या तो ये कर दे या दूसरा क्या ऑप्शन है ये भी निश्चय कर सकता है कि बालक की जो शेष अवधि है उसको जेल में पूरी करनी होगी। परंतु बताया कि प्रत्येक राज्य सरकार जो ये मॉनिटरी प्राधिकारी है और इन मॉनिटरी प्रक्रियाएं जो है जो विविध की जाए इनकी सूची रखेगा। अब धारा 21 जो है इंपॉर्टेंट है आ सकता है एमसीक्यू में तो विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के बंधों के अधीन या फिर भारतीय दंड संहिता के अधीन या फिर किसी प्रवर्तित विधि के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बिना मृत्यु या फिर आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा। क्योंकि किसी ऐसे अपराध का दंडादेश नहीं दिया जाएगा जिसमें उसके छूटने की संभावना न हो और उसको मृत्यु या फिर आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा। अब धारा 22 में बताया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ भी होते हुए भी या फिर उसमें प्रवर्तित किसी निवारक विधि में कुछ भी बात होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध उक्त संहिता की अध्याय 8 के अधीन न तो कार्रवाई संस्थित की जाएगी ना कोई आदेश पारित किया जाएगा। कोई भी बॉन्ड भरवाना रहता है ना जो सीआरपीसी की अध्याय 8 में वो उससे नहीं भरवाया जाएगा। ना तो निवारक विधि में अगर कोई प्रावधान है उसके अनुसार भी कोई बॉन्ड उससे नहीं भरवाया जा सकता। अब धारा 23 में बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 या फिर तत्क्षण प्रवृत्ति से विधि में कुछ बात होते हुए भी अगर विधि का उल्लंघन करने वाला अभिगत बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। और धारा 2 बताया हुआ है कि अगर बोर्ड द्वारा बालक न्यायालय द्वारा जांच की जाए उसके दौरान विधि का उल्लंघन करने वाला अभिगत व्यक्ति है उसके बारे में पता चलता है कि वो बालक नहीं है तो उस व्यक्ति का किसी बालक के साथ भी विचार नहीं होगा। मान लो बोर्ड के सामने एक बालकों की विचारण चल रहा है साथ में और किसी एक व्यक्ति का ये सुनिश्चित होता है कि वो बालक नहीं है तो उसका विचारण बाकी के बालक के साथ नहीं होगा उसकी नॉर्मल कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। अब धारा 24 बताया हुआ है कि अन्य विधि में कुछ प्रावधान होते हुए भी किसी अगर बालक का इस अधिनियम के बंधों के अधीन कार्रवाई उसके साथ की गई है तो उसके साथ कोई भी ऐसी निर्भरता से वो ग्रस्त नहीं होगा जो कि किसी विधि के अधीन अपराध की दोष सिद्धि से संलग्न हो जाती है। निबंध में बताया हुआ है कि उस बालक की दिशा में जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है फिर 16 वर्ष की आयु से अधिक का है और उसका विचारण बालक न्यायालय द्वारा किया गया है। धारा 19 की धारा 1 के खंड 1 के अधीन उसके बारे में निष्कर्ष निकला है कि उसने विधि का उल्लंघन किया है तो उस पर धारा 1 के बंद लागू नहीं होंगे। उसके साथ तो निरंतरता जुड़ेगी। अब धारा 2 बताया हुआ है कि बोर्ड जो है पुलिस को या बालक न्यायालय या फिर अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को ये निर्देश देगा कि दोष सिद्धि से जो सुसंगत अभिलेख है यथास्थिति अपील की अवधि या फिर ऐसी उपयुक्त अवधि जो कि विधित कर दी जाए इसके समाप्त होने के पश्चात नष्ट कर दी जाए। फिर पंत में बताया है कि किसी बालक ने अगर जघन्य अपराध किया है जिसके बारे में पाया जाता है कि उसने धारा 19 की धारा 1 के खंड 1 के अधीन विधि का उल्लंघन किया है तो ऐसी बालक के दोष सिद्धि से सुसंगत जो अभिलेख होंगे वो बालक न्यायालय अपने पास प्रतिधारित करेगा। अब धारा 25 में बताया हुआ है कि इस अधिनियम में अंतर्विषय बात होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिगत या फिर विधि का उल्लंघन करता पाया गया कोई बालक है जिसके बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या फिर न्यायालय के समक्ष अगर वाद कार्रवाई लंबित है तो वो कार्रवाई उसी बोर्ड या फिर न्यायालय के समक्ष वैसे चालू रहेगी मानो ये अधिनियम अभी अधिनियमित नहीं हुआ। कार्यवाही को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जहाँ कार्यवाही चल रही है वहीं चलती रहेगी। भले ही आपने पहले जरूर प्रावधान पढ़ा था कि जो बालक जो है इस अधिनियम का फायदा जरूर ले सकता है कि वो बालक है तो अपना विकथन कर सकता है जहाँ भी उसके पास कार्रवाई चल रही है ना। अब धारा 26 की धारा 1 में बताया हुआ है कि तत्क्षण प्रवृत्ति विधि में कुछ भी होते हुए भी अगर कोई बालक है जो कि विधि का उल्लंघन करने वाला है और वो किसी विशेष गृह संप्रेषण गृह सुरक्षित स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था जिसकी देखरेख में था वहाँ से भाग गया है तो कोई पुलिस अधिकारी उसका प्रभार ले सकेगा। और धारा 2 की धारा 1 में जो निर्दिष्ट बालक है उसको 24 घंटे के भीतर अधिमानतः तो जहाँ तक संभव पहले तो उस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना है जिसने मूल आदेश पारित किया था। अगर वो बोर्ड दूर है तो निकटतम बोर्ड के समक्ष उस बालक को जहाँ भी उपाय गया है पेश किया जाएगा। अब धारा 3 बताया कि बोर्ड क्या करेगा बोर्ड उस बालक के निकल भागने के कारणों को भी सुनिश्चित करेगा और उस बालक को उस संस्था या फिर व्यक्ति जिससे कि अभिरक्षा से वो भागा था या फिर वैसी किसी अन्य संस्था या फिर व्यक्ति को जो कि बोर्ड ठीक समझे वापस भेजे जाने के लिए समुचित आदेश देगा। लेकिन परंतु बताया कि बोर्ड के विशेष उपायों के लिए जो कि वो बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझे अतिरिक्त निर्देश भी दे सकता है। लेकिन धारा 4 में बताया कि अगर बालक भगोड़ा भी है तो भी उसके बारे में कोई अतिरिक्त कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। अब अध्याय 5 बालक कल्याण समिति तो धारा 27 में बताया कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक से अधिक बाल कल्याण समितियां बालक के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकताओं के लिए गठित करेगी और ऐसी समिति इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। और राज्य सरकार भी सुनिश्चित करेगी कि ये जो समिति के सभी सदस्य हैं इनको जो अधिसूचना की तारीख से 2 माह के भीतर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। तो बताया हुआ है कि समिति एक अध्यक्ष और 4 ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जो कि राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और में से कम एक जो है महिला होगी और दूसरा बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा। मतलब कि एक महिला और एक बालकों का विशेषज्ञ होना जरूरी है। धारा 3 बताया कि जिला बालक संरक्षक एकक इस समिति को एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाएगा जो कि समिति के लिए प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक हो। और धारा 4 में ये जो समिति के सदस्य उनकी योग्यता बताई हुई है तो उनकी नियुक्ति तब तक की जाएगी जब तक कि उनके पास बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री न हो और जब तक कि ऐसे व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण संबंधित कार्यक्रमों में 7 वर्ष से सक्रिय रूप से अंतर्भुक्त न हो। या ऐसा भी सकता है कि जो बालक मनोविज्ञान या मनोरोग या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या दिव्यांग बालकों के संबंध में विशेष शिक्षा की डिग्री तो रखे उसके साथ में ये व्यवसायरत व्यवसायी न हो। साथ व्यवसायरत व्यवसायी हो तो जो न हो लिखा हुआ है ना हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में सही लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होना चाहिए। तो 4 में बताया कि कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के लिए पात्र नहीं होगा यदि पहला तो मानव अधिकार या बालक अधिकारों के अतिक्रमण का भूतपूर्व उसका कोई रिकॉर्ड है। तो दूसरा है कि अगर उसे किसी नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है और इस दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया है या ऐसे अपराध के लिए इसको क्षमा नहीं किया गया है। तीसरे से किसी सरकारी उपक्रम या निगम से सेवा से हटाया गया है या फिर पदच्युत किया गया है। चौथा है वो बाल दुरुपयोग या बाल श्रम में नियोजित या फिर अनैतिक कृत्य या फिर मानव अधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण या फिर अनैतिक कृत्यों में लिप्त रहा है। और 5वां है कि वो किसी जिले में किसी बालक देखरेख संस्था के प्रबंध का भाग है। और 5 में बताया है कि जो और अर्हताएं हैं वो भी विहित की जाएगी सदस्य की नियुक्ति के लिए। और 6 में बताया है कि किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा 3 वर्ष के लिए होंगे बल्कि। और 7 में बताया है कि राज्य सरकार जो है समिति किसी सदस्य की नियुक्ति को जांच के पश्चात समाप्त कर सकता है अगर पहला तो अगर वो किसी इस अधिनियम के जो अधीन उसको नियुक्त शक्ति है इसका दुरुपयोग करने का दोषी पाया जाए। दूसरा वो किसी नैतिक अधमता के अपराध में अंतर्विलित हो और उसकी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं किया हुआ है फिर उसको क्षमा नहीं किया गया हो। तीसरा है वो किसी विद्यमान कारण के बिना लगातार 3 मास तक समिति की कार्रवाई में उपस्थित रहने में असफल रहे
या किसी वर्ष में न्यूनतम 3/4 बैठकों में उपस्थित रहने में असफल हो। अब धारा 8 में बताया कि समिति जो है जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में जो कि विहित किया जाएगा एक रिपोर्ट भेजेगी और जो जिला मजिस्ट्रेट है समिति के कार्यकारण का 3 माही पुनर्विलोकन करेगा। मतलब समिति तो एक रिपोर्ट भेजेगी और जो जिला मजिस्ट्रेट है वो खुद इसका 3 माही पुनर्विलोकन करेगा समिति का। अब धारा 9 बताया कि समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। अब धारा 10 में बताया कि जिला मजिस्ट्रेट जो है समिति की कार्यकारण से उद्भूत होने वाली किसी भी शिकायत को सुनने के लिए शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा। मतलब कि अगर बालक या फिर बालक से संबंधित कोई व्यक्ति है जो कि वो जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत फाइल कर सकेंगे समिति के विरुद्ध और वो जो मजिस्ट्रेट है वो संज्ञान ले सकेगा और वो पक्षकार को सुनने के अवसर देने के पश्चात समुचित आदेश पारित करेगा। अब धारा 28 में बताया है कि समिति जो है एक मास में कम से कम 20 बैठक करेगी और जो बैठकों की प्रक्रिया है वो विहित की जाएगी बाद में। अब धारा 2 में बताया कि समिति अगर किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्था की जांच पड़ताल या फिर बालकों की भलाई के लिए कोई दौरा कर रही है तो उसको भी समिति की बैठक के रूप में माना जाएगा। अब धारा 3 में बताया है कि अगर देखरेख या संरक्षण की आवश्यकता वाला कोई बालक है उसको बाल गृह या फिर उपयुक्त व्यक्ति के पास रखा जाना है, लेकिन जो समिति है वो सत्र में नहीं है तो जो समिति की व्यष्टिक सदस्य है उसके सामने भी उसको पेश किया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति के सदस्य के पास भी उसको पेश किया जा सकता है। तो उधर बताया कि विनिश्चय करते समय समिति के जो बीच अगर मतभेद है तो बहुमत की राय विभाग होगी और अगर बहुमत नहीं हो पा रहा है तो अध्यक्ष की राय विभाग होगी। उधर 5 बताया कि उधारा 1 में उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति का अगर कोई सदस्य अनुपस्थित है तो भी कोई कार्रवाई की जा सकेगी और कोई भी आदेश कार्यवाही किसी भी प्रकरण के दौरान पुलिस किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर अविधि मान्य नहीं होगा, परंतु अंतिम निपटारे के समय कम से कम 3 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। अब धारा 29 में बताया कि समिति की शक्ति क्या होगी। तो पहला तो समिति देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक की देखरेख, संरक्षा, उपचार, विकास, पुनर्वास के मामलों को निपटाने के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण का उपबंध करने के लिए प्राधिकारी होगी। धारा 2 में बताया कि अगर किसी क्षेत्र के लिए समिति का गठन कर दिया गया है तो 10वें प्रवर्तन विधि में कुछ भी होते हुए भी लेकिन अगर इस अधिनियम में कोई अन्यथा उपबंध है तो उसके सिवाय ऐसी समिति को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के संबंध में अनन्यता कार्य करने की शक्ति होगी। मतलब कि उसके अगर सीमा क्षेत्र में कोई बालक है तो उससे संबंधित कार्रवाई करने की अनन्य शक्ति समिति की है। अब धारा 30 में समिति के कर्तव्य बताए हुए हैं तो निम्न होंगे। पहला तो है उसके समक्ष पेश किए गए बालकों का संज्ञान लेना, उसे ग्रहण करना। दूसरा, इस अधिनियम के दिन बालकों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित और उनको प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों की जांच करना। तीसरा है कि बालक कल्याण अधिकारी या फिर परिवीक्षा अधिकारी या फिर जिला बालक संरक्षक एकक या फिर गैर सरकारी संगठन को सामाजिक अन्वेषण करने और समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकते हैं। सामाजिक अन्वेषण करेंगे और ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे समिति के समक्ष। तो होता है देखरेख की आवश्यकता वाले जो बालक है उसकी देखरेख हेतु योग्य व्यक्ति की घोषणा कर सकेंगे ये और उसकी जांच करेंगे, योग्य व्यक्ति की घोषणा करने के लिए जांच करेंगे। 5वां है पोषण देखरेख के लिए किसी बालक को स्थान कर सकेंगे, मतलब भेज सकेंगे किसी के पास। अब 6ठा है कि जो बालक की व्यष्टिक देखरेख योजना है, जो भी बोर्ड वगैरह बना के देगी योजना, उस पर आधारित उसके देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, समुचित पुनर्वास या प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करना और उसके संबंध में उसके माता पिता या संरक्षक या योग्य व्यक्ति या बाल गृहों या उपयुक्त सुविधा तंत्र के लिए आवश्यक निर्देश पारित करना। मतलब जो योजना है उसके अनुसार कार्य करने के लिए सभी व्यक्तियों को निर्देश दे सकती है। तो कोई बालक अपराध करता है तो उसको उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी करती है, बोर्ड तय की योजना बना के देती है, तो योजना को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश देगी समिति। और 7वां है कि अगर किसी बालक को संस्थागत सहायता की अपेक्षा है तो उस बालक की आयु, लिंग, योग्यता और आवश्यकताओं पर आधारित जो भी संस्था उपलब्ध है उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उस रजिस्ट्री करते संस्था का चयन करना, क्योंकि बालक के अनुसार एक संस्था का चयन करेगी। 8वां है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बालक है उनकी आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक मास में 2 बार कम से कम निरीक्षण कर दौरा करेगी और जो जिला बालक संरक्षक एकक है और राज्य सरकार है उनको सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी। अब 9वां है कि जो अगर कोई माता पिता है किसी अपने बच्चे को अभ्यर्पण करना चाह रहे तो अभ्यर्पण विलेख का निष्पादन को प्रमाणित करेगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि वो जो माता पिता उनको विनिश्चित करने में कि पुनः विचार कर ले कि जो कुटुंब को एक साथ रखने के सभी प्रयास करने के लिए समय मिले। क्योंकि ऐसा प्रमाण पत्र देने से पहले वो विनिश्चित करेगी कि जो माता पिता है वो अपने कुटुंब को एक साथ रख ले और इसके लिए सभी प्रयास करेगी, वो समय देगी। और 10वां है कि अगर कोई परित्यक्त या फिर खोया हुआ बालक है तो ये सुनिश्चित करेगी कि सम्यक प्रक्रिया जो की जाएगी उसका अनुसरण करते हुए उसके जो कुटुंब में उस बालक को प्रत्यावर्तन करने के सभी प्रयास किए जाएंगे कि उसके जो माता पिता है उसको खोजा जाए, उसको वापस उस कुटुंब में प्रत्यावर्तित किया जाए, इसका सभी प्रयास किए जाएंगे। और 11वां है कि अगर कोई अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक है तो सम्यक जांच के पश्चात उसको दत्तक ग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त घोषित करेगी। और 12वां है कि किसी मामले का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना और देखरेख की आवश्यकता वाले जो बालक है उस तक पहुंचना जिन्हें समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया, लेकिन ऐसा संज्ञान लेने का विनिश्चय कम से कम 3 सदस्य द्वारा लिया जाएगा। देखिए अगर दिख रहा है समिति को कि कोई बालक है जिसको देखरेख की आवश्यकता है लेकिन उसको लाया नहीं गया समिति के पास तो स्वप्रेरणा से उसका संज्ञान ले सकेगी। अब 13वां है कि लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार से ग्रस्त बालकों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई करना। जो बालक जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन यथास्थिति विशेष किशोर पुलिस एकक या फिर स्थानीय पुलिस द्वारा समिति के पास लाए गए हों। अब 14वां है धारा 17 की धारा 2 के दिन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों की कार्रवाई में धारा 17 में बोर्ड विनिश्चय करती है कि जो अपराध अभिकथित किया गया बालक के ऊपर वो अपराध उसने नहीं किया है तो धारा 2 में अगर उसको देखने की आवश्यकता है तो समिति के पास भेज देती है, तो जो समिति के पास बालक आएगा उसके लिए कार्रवाई करेगी समिति। 15वां है कि जिला बालक संरक्षक एकक बालकों की देखरेख और संरक्षण में अंतर्विलित जो भी पुलिस, श्रम विभाग या अधिकरण है उनके साथ समन्वय करना। अब 16वां है कि अगर समिति के पास किसी भी बालक की जो किसी देखरेख संस्था में है उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच करेगी और यथास्थिति इस मामले को पुलिस या जिला बालक संरक्षक एकक या फिर श्रम विभाग या फिर बालबद्ध सेवाओं को निर्देशित करेगी। अब 17वां है कि बालकों के लिए जो समुचित विधिक सेवाएं है उन तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। और 18वां है अन्य जो कृत्य विहित कर दी जाए वो करेगी। अब अध्याय 6 में बताया हुआ है कि जो समिति है वो किस प्रक्रिया को अपनाएगी। तो धारा 31 में बताया हुआ है कि जो देखरेख और संरक्षण वाली आवश्यकता वाले बालक है उनको किसके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला तो है किसी पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस एकक या फिर पदाभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या फिर जिला बाल कल्याण एकक के किसी अधिकारी या फिर तत्समय प्रवर्तक किसी श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा। और दूसरा है किसी लोक सेवक द्वारा। और तीसरा है किसी बालबद्ध सेवा हो या फिर स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन या फिर किसी अभिकरण द्वारा जिसे राज्य सरकार ने मान्यता दी है। चौथा है बाल कल्याण अधिकारी या फिर परिवीक्षा अधिकारी द्वारा। और 5वां है किसी सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक द्वारा, नॉर्मल व्यक्ति द्वारा। और 6ठा है स्वयं बालक भी आ सकता है वहाँ। और 7वां है किसी नर्स, डॉक्टर, परिचर्या गृह, नर्सिंग होम तक अस्पताल या फिर प्रसूति गृह के प्रबंध तंत्र द्वारा। परंतु बालक को समय नष्ट किए बिना यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर समिति के समक्ष पेश करना। मतलब ये नहीं कि अपने पास रखे रहो उस बालक को। तो क्या 2 मतलब राज्य सरकार जो जांच की अवधि जो समिति अपनाएगी उसके दौरान उस समिति को रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाएगी वो किस रीति से प्रस्तुत की जाएगी और जो बालक है उसको बाल गृह या फिर उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने या सौंपने की रीति, इन दोनों रीतियों से संबंधित संगत नियम बनाई जा सकेगा। अब धारा 32 में बताया है कि कोई भी व्यक्ति भले पुलिस हो या फिर परिचर्या या गृह हो या अस्पताल, कोई भी अगर किसी बालक को ऐसा पाता है कि जो उसका भाषा तक लेता है या फिर उसे सौंपा जाता है कि बालक जो कि परित्यक्त या खोया हुआ प्रतीत होता है
या वो अनाथ प्रतीत हो रहा है तो व्यक्ति 24 घंटे के भीतर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर यथास्थिति बाल बद्ध सेवा हो या निकटतम पुलिस थाने को या फिर किसी बाल कल्याण समिति को या फिर जिला संरक्षक एकक को इतला देगा या बालक को इस अधिनियम के अधीन जो रजिस्ट्रेड बाल देखरेख संस्था है उसमें सौंपेगा। तो आप पुलिस वाले को पकड़ा दो या फिर उसको अगर आपको पता है कोई रजिस्ट्रेड बाल देखरेख संस्था तो उसको सौंपो। और उधार 2 में बताया कि उधार 1 में जो निर्दिष्ट बालक है उससे संबंधित सूचना यथास्थिति जिसके भी पास वो लाया गया जैसे कि समिति जिला बालक संरक्षक एकक या फिर बालक देखरेख संस्था इन किसी के पास वो लाया गया है तो वो केंद्र सरकार द्वारा जो निर्दिष्ट पोर्टल है उस पर उस बालक से संबंधित सूचना अपलोड करेंगे। अगर किसी का बालक हो तो मिल भी जाए किसी को। अब धारा 33 में बताया हुआ है कि अगर धारा 32 के अधीन यथापेक्षित बालक के संबंध में कोई सूचना अगर आप विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं देते हो तो ये कृत्य अपराध हो जाएगा। तो जैसे ही आपको बालक मिला है या तो आप पुलिस अधिकारी को सूचना दे दो या फिर उसको देखरेख संस्था के पास सौंप दो 24 घंटे के अंदर उस अवधि में अगर अपनी सौंप रहे उस बालक को अपने पास रखे हो तो ये अपराध कर रहे हो आप। और अगर अपराध कर दिया 33 में तो 34 में सजा मिल जाएगी। तो कितनी होगी कारावास की अवधि जिसकी अवधि 6 माह की होगी या 10,000 रुपये तक का जुर्माना है दोनों। धारा 35 की धारा बताया कि अगर माता पिता या संरक्षक है जो कि शारीरिक भावनात्मक या सामाजिक कारणों से जो उनके नियंत्रण में नहीं है बालक का अभ्यापन करना चाहते हैं तो वो समिति के समक्ष उस बालक को पेश कर सकते हैं। धारा 2 में बताया है कि जांच और परामर्श की जो प्रक्रिया है उसके पश्चात अगर समिति को समाधान हो जाता है तो यथास्थिति माता पिता या संरक्षक द्वारा समिति के समक्ष एक विलेख निष्पादित किया जाएगा। अब धारा 3 में बताया है कि जो माता पिता या संरक्षक बालक का अभ्यापन कर रहे हैं तो समिति उनको अपने विनिश्चय पर पुनः विचार करने के लिए 2 मास का समय देगी और इसके दौरान इस अवधि में वो बालक आ जाएगा तो इसके लिए सम्यक जांच करेगी समिति और उस बालक को या तो माता पिता या फिर संरक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन अनुज्ञा करेगी या फिर अगर वो बच्चा 6 वर्ष तक कम आयु का है तो उसको विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में भेज देगी और अगर 6 वर्ष अधिक आयु का है तो बाल गृह में रखेगी। मतलब 2 माह की अवधि के दौरान वो बच्चा कहाँ जाएगा इसके लिए जांच करने की। अब धारा 33 की धारा 1 में बताया है कि जहाँ धारा 31 के दिन कोई बालक पेश किया जाता है या फिर रिपोर्ट प्राप्त होती है तो समिति जांच करेगी और बालक को बाल गृह या आश्रय गृह या फिर उपयुक्त सुविधा तंत्र योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित करेगी। मतलब इस बालक का सामाजिक अन्वेषण किया जाए उस बालक को किसी गृह में भेजा जाए। परंतु अगर बालक 6 वर्ष से कम आयु का है और वह अनाथ या फिर अभ्यर्पित या फिर प्रत्येक प्रतीत होता है तो उसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में भेजा जाएगा। अब धारा 2 में बताया हुआ है कि सामाजिक अन्वेषण जो है 15 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए जिससे कि समिति जो है बालक की पहली बार पेश किए जाने से 4 माह के भीतर अपना अंतिम आदेश पारित करने में समर्थ हो जाए। और परंतु बताया हुआ है कि अनाथ परित्यक्त या फिर अभ्यर्पित अगर कोई बालक है तो इसकी जांच पूरी करने का समय धारा 38 में विनिर्दिष्ट बताया हुआ है होगा। और धारा 3 में बताया हुआ है कि जब जांच पूरी होने के पश्चात समिति की राय है कि उस बालक को कोई दृश्यमान संभालने वाला है नहीं उसे देखने की आवश्यकता है तो उस बालक को वो अगर वो 6 वर्ष से कम आयु का है तो उसे विशिष्ट दत्तक गृह अभिकरण में और बाकी बालकों को बाल गृह या फिर उपयुक्त सुविधा तंत्र या फिर योग्य व्यक्ति या फिर पोषण कुटुंब के पास भेज सकेगी जब तक कि बालक के लिए पुनर्वास के लिए उपयुक्त साधन नहीं मिल जाते या जब तक बालक 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। अब धारा 4 में बताया कि समिति जिला मजिस्ट्रेट को लंबित मामलों के पुनर्विलोकन करने के लिए जो ऐसी रीति से जो विधि की जाएगी मामलों के निपटारे की प्रकृति पर और लंबित मामलों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब धारा 5 में बताया कि जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 के अधीन जो पुनर्विलोकन के पश्चात समिति को लंबित मामलों को दूर करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देगा और जो पुनर्विलोकन की रिपोर्ट है उसको राज्य सरकार को भेजेगा और जो अतिरिक्त समितियों के गठन के लिए यदि आवश्यक हो तो करवा सकेगा। परंतु बताया है कि अगर इस निर्देशों के बाद भी 3 माह के पश्चात भी समिति द्वारा जो लंबित मामले हैं उसको पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा तो राज्य सरकार समिति को समाप्त कर देगी और नई समिति का गठन करेगी। और उधर से बताया कि समितियां समाप्त हो सकती है इसका पूर्वानुमान रहता है इसलिए जो नई समिति के गठन में कोई समय नष्ट ना हो इसके लिए राज्य सरकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए जो पात्र व्यक्ति है उनका एक स्थायी पैनल बना के रखेगी। उधर साथ में धारा 5 के दिन अगर नई समिति के गठन में कोई विलंब हो रहा है तो ऐसी दिशा में जिले पास के जो जिला है उसके बालक कल्याण समिति को अंतरिम कालावधि के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा। अगर 37 बताया कि क्या क्या आदेश पारित कर सकती है समिति तो धारा 1 में बताया कि समिति जांच करने के बाद अगर ये समाधान रखती है कि जो बालक है उसको देखने की आवश्यकता है तो वो जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट है उस पर विचार करेगी। अगर बालक खुद अपना विचार प्रकट कर सकता है तो उस बालक की इच्छाओं को भी ध्यान में रखेगी और निम्नलिखित आदेश पारित कर सकेगी। तो पहला तो ये घोषणा करेगी कि बालक को देखने को संरक्षण की आवश्यकता है और दूसरा अगर से बालक के माता पिता ज्ञात है या फिर मिल गए हो गया था बालक तो उसके माता पिता संरक्षक या कुटुंब को बालक कल्याण अधिकारी या फिर पदाभिहित सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण सहित या उसके बिना बालक का प्रत्यावर्तन कर देगी। और तीसरा है कि बालक को उसके दीर्घकालीन या फिर अस्थायी देखरेख के लिए दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए भी रख सकती है या अगर समिति निष्कर्ष पर पहुंच रही है कि बालक के कुटुंब में बालक का प्रत्यावर्तन बालक के हित में नहीं है तो उस बालक को बाल गृह या फिर उपयुक्त सुविधा तंत्र या फिर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में बालक का स्थगन कर सकती है स्थानांतरण कर सकती है भेज सकती है। जो है इसके दीर्घकालीन या फिर अस्थायी देखरेख के लिए उसको किसी योग्य व्यक्ति के पास भेज सकती है। पाँचवा धारा 44 के अधीन उसे पोषण देखरेख के लिए आदेश दे सकती है। छठा है धारा 45 के दिन प्रवर्तकता का आदेश दे सकती है। अब सातवां है जो ऐसे व्यक्ति या फिर संस्था या फिर सुविधा तंत्र जिसमें कि बालक है उस बालक को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दे सकती है जिसमें कि व्यावसायिक चिकित्सा या फिर व्यवहार उपांतरण चिकित्सा कौशल प्रशिक्षण विधिक सहायता शैक्षणिक सेवाएं सारी उपलब्ध कराई जाए उसको। आठवां है बालक को धारा 39 के दिन दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त कर सकती है घोषणा करनी होगी। अब धारा 2 में बताया कि निम्न आदेश भी कर सकती है समिति पोषण देखरेख के लिए एक योग्य व्यक्ति की घोषणा। दूसरा है धारा 46 के अधीन उसकी पक्ष देखरेख सहायता प्राप्त करने के लिए आदेश कर सकती है और तीसरा अन्य किसी कृत्य के लिए भी आदेश दे सकती है। अब धारा 38 में बताया है कि अगर कोई अनाथ या परित्यक्त बालक है तो उसके माता पिता या संरक्षक का पता लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और इसी जांच पूरी होने के पश्चात अगर ये स्थापित हो जाता है कि बालक जो है अनाथ है और उसको उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है या परित्यक्त है तो उस बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित कर देगी समिति। परंतु अगर बालक 2 वर्ष से कम आयु का है तो उसे पेश किया जाने की 2 मास की अवधि के भीतर ऐसी जांच करनी होगी और अगर 2 वर्ष से अधिक आयु का है तो 4 मास के भीतर ऐसी घोषणा की जाएगी। परंतु बताया हुआ है कि इस अधिनियम या फिर तत्सम प्रवर्तित किसी अन्य विधि में कुछ बात होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अगर किसी परित्यक्त या फिर अभ्यर्थित बालक के संबंध में जांच की प्रक्रिया में किसी जैविक माता पिता के विरुद्ध कोई भी प्रथम इतला रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की जाएगी। और धारा 2 में बताया कि अगर कोई अभ्यर्थित बालक है तो जिस संस्था में उस अभ्यर्थित बालक को आवेदन ये समय समिति द्वारा रखा गया था वो संस्था धारा 35 में जो निर्दिष्ट अवधि 2 मास के लिए अवधि के लिए माता पिता को टाइम दिया था कि आप सोच विचार लो तो वो अवधि अगर कंप्लीट हो जाएगी तो संस्था जिसमें बालक था उसको दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के लिए उस मामले को समिति के समक्ष ले आएगी वो संस्था। और धारा 3 में बताया कि मानसिक रूप से विकृत अगर माता पिता का कोई बालक है फिर लैंगिक हमले से पीड़ित किसी व्यक्ति के अवांछित बालक की दशा में समिति द्वारा उस बालक को दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित करने के लिए इस अधिनियम की जो प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा।
उदाहरण बताया है कि अनाथ परित्यक्त या फिर अभ्यर्पित बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने का जो निश्चय है वो समिति के कम से कम 3 सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अब उदाहरण 5 बताया है कि समिति जो है दत्तक ग्रहण के लिए जो विधिक रूप से मुक्त घोषित किए बालकों की कितने बालकों को घोषित किया गया है उसकी संख्या और निश्चय के लिए जो विलंबित मामले है उसकी संख्या के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को और राज्य अधिकरण और प्राधिकरण को ऐसी रीति से जो विधि की जाए प्रतिमास सूचित करेगी ये संख्याएं। अब है अध्याय 7। इसमें है पुनर्वास और समाज से पुनर्मिलान की प्रक्रिया में कि कोई भी बालक हो जो इस अधिनियम के अधीन आया किसी भी कारण से चाहे उसने अपराध कर दिया था या फिर उसको बस देखरेख की आवश्यकता थी तो उस बालक के समाज से पुनर्मिलान की भी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है ताकि वो जो संस्थाएं वगैरह है उसमें तो रह रहा है लेकिन वो जब मैच्योर हो जाए तो वो समाज में जाके रह सके, काम कर सके, जीवन जी सके। तो धारा 39 की धारा 1 में बताया है कि इस अधिनियम के अधीन जो भी बालक आएंगे उनका पुनर्वास और समाज में मिलान की प्रक्रिया जो है वो उसके व्यष्टिक देखरेख योजना के आधार पर ये योजना बनाई जाती है उसकी जो व्यक्तित्व है उसको देखते हुए कि उसको किस प्रकार की देखरेख की आवश्यकता है, तो इस योजना के आधार पर ये बोर्ड बना देती है कि किसी ने अपराध किया है तो इस व्यष्टि की देखरेख योजना के आधार पर ही उसका जो पुनर्वास है अधिमानतः कुटुंब आधारित देखरेख के माध्यम से किया जाएगा कि उसको एक परिवार के जैसे वातावरण में रखा जाए और उसकी देखरेख वहीं हो जिसमें कि पर्यवेक्षण या फिर प्रवर्तता या फिर दत्तक ग्रहण या पोषण देखरेख के साथ या इनके बिना अगर उस बच्चे का खुद का कुटुंब है या फिर उसके संरक्षक है तो उसको उसका प्रत्यावर्तन करके किया जाएगा। लेकिन परंतु में बताया कि अगर कोई भी बच्चा जो संस्थागत या फिर गैर संस्थागत देखरेख में अगर रखा जा रहा है तो कोशिश की जाएगी कि जो कोई सहोदर है कि एक ही माँ के 2 बच्चे हैं तो उनको एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि उनका साथ रखा जाना उनके सर्वोत्तम हित में हो। अब उदाहरण 2 में बताया है कि अगर कोई विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है तो उसके जो पुनर्वास और समाज के मिलान की जो प्रक्रिया है वो अगर उस बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा गया है तो उसे संप्रेषण गृह में या फिर विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान में या उचित सुविधा केंद्र में किसी योग्य व्यक्ति के साथ रखकर पूरा किया जाएगा इस पुनर्वास की प्रक्रिया को। अगर उसको जमानत नहीं दी गई है तो इन संस्थाओं में कहीं पर भी वो है तो ये लोग उसके पुनर्वास और समाज से मिलान के जिम्मा लेंगे। और उदाहरण 3 में बताया कि अगर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला कोई बालक है उसको किसी कारण से उसके कुटुंब के साथ नहीं रखा जा सकता है तो इस अधिनियम के अधीन उस बालक के लिए जो रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था है उसमें या फिर किसी योग्य व्यक्ति के साथ या फिर उपयुक्त सुविधा तंत्र में अस्थायी या दीर्घकालीन आधार पर उसे रखा जा सकेगा और जहाँ उस बालक को रखा गया है वही उसके पुनर्वास और समाज से मिलान की प्रक्रिया का जिम्मा लेंगे। उदाहरण 4 में बताया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति जो कोई बालक है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक था वो संस्थागत देखरेख को छोड़ रहा है या फिर कोई विधि का उल्लंघन करने वाला बालक था जो 18 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली है और वो विशेष गृह या फिर सुरक्षित स्थान को अब छोड़ रहा है तो अब वो समाज की मुख्य धारा में पुनः उनको लाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो कि धारा 46 में निर्दिष्ट है। अब धारा 40 स्पेसिफिकली देखरेख और संरक्षण वाले जो बालक है उनके लिए है उनका प्रत्यावर्तन। तो धारा 1 में बताया है कि किसी भी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण किसी भी बाल गृह विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण या फिर खुले आश्रम का प्राथमिक उद्देश्य होगा। मतलब कि बालक को जल्दी से जल्दी उसके जैसे कि परिवार में भेज दिया जाए, जैसे कि दत्तक ग्रहण के लिए आया हुआ है ना तो उसको दत्तक में दे दिया जाए। कोई खोया हुआ बालक था तो उसके जो पेरेंट्स उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ कर प्रत्यावर्तित करना उसको जब तक नहीं हो रहा है तब तक संरक्षण प्रदान करना उद्देश्य है। उदाहरण 2 में बताया है कि बाल गृह विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण या फिर जो खुला आश्रम है ऐसे उपाय करेंगे जिससे कि जो भी बच्चा कौटुंबिक वातावरण से वंचित है और वो उनके पास अस्थायी रूप से या फिर स्थायी रूप से उनकी देखरेख और संरक्षण में है तो उसके प्रत्यावर्तन और संरक्षण के लिए सारे उपाय करें जो कि आवश्यक हो। उदाहरण 3 में बताया है कि जो समिति है उसको शक्ति होगी कि वो जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक है उनको यथास्थिति उसके माता पिता संरक्षक या योग्य व्यक्ति को उस व्यक्ति की देखरेख करने की उपयुक्तता अवधारित करने के पश्चात उस बालक की देखरेख करने की जो उपयुक्तता की अवधारित करने के पश्चात उसके माता पिता संरक्षक या योग्य व्यक्ति को वापस प्रत्यावर्तित कर दे और उन्हें यथोचित निर्देश दे। अब स्पष्टीकरण बताया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए प्रत्यावर्तन और संरक्षण से क्या मतलब है किसी बालक के तो उस बालक को उसके या तो माता पिता उसके दत्तक माता पिता या पोषक माता पिता या फिर संरक्षक या फिर योग्य व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करना अभिप्राय है। अब उदाहरण 4 में बताया है कि समिति जो है राज्य सरकार को और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी रीति से जो कि विहित की जाएंगी किसी बालक के प्रत्यावर्तन उसके मृत्यु होने और उसके भागने से संबंधित तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब धारा 41 में बताया हुआ है कि अन्य विधि में कुछ बात होते हुए भी ऐसी संस्थाएं वो चाहे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है स्वैच्छिक हो या फिर गैर सरकारी संगठन हो ऐसी संस्था क्या कर रही हो या तो पूर्णतः भागता देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वालों बालकों को या फिर किसी विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने के लिए आशित है तो इस बात को ध्यान दिए बिना कि ये संस्थाएं जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही है या नहीं इन संस्थाओं को इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किया जाएगा। अब परंतु में बताया है कि जो संस्थाएं पहले किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 में रजिस्ट्रेशन थी ना उसको भी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब धारा 2 में बताया है कि रजिस्ट्रेशन करने के समय राज्य सरकार जो है संस्था की क्षमता और प्रयोज्यता को जिला मजिस्ट्रेट की जो सिफारिश है उन पर विचार करने के पश्चात अभिलिखित करेगी और फिर यथास्थिति संस्था को किसी बाल गृह खुला आश्रम या फिर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण या फिर संप्रेषण गृह या फिर विशेष गृह या फिर सुरक्षित स्थान के रूप में रजिस्टर कर देगी। उदाहरण 3 बताया है कि कोई भी संस्था है जो कि देखरेख की और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए या तो विद्यमान है या फिर नहीं है और वो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर रही है तो राज्य सरकार इस संस्था को आवेदन की प्राप्ति से 1 माह के भीतर अधिकतम 6 मास की अवधि के लिए अंतिम रजिस्ट्रेशन मंजूर कर सकती है। मतलब ये फाइनल नहीं होगा लेकिन बस 6 मास के लिए वो टेम्परेरी भी रजिस्टर कर सकती है और उस जो प्रमाण पत्र है उसमें उस गृह की क्षमता भी आधारित की जाएगी। अब परंतु बताया है कि अगर वो संस्था धारा 1 में जो निर्दिष्ट अवधि है उसके भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए जो विहित मानदंड है उनको पूरा नहीं करती है तो वो जो उसका अंतिम रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और उधार 5 के बंद हो जाएंगे। अब उधार 4 में बताया है कि अगर आपने आवेदन किया है उसकी तारीख से 1 माह के भीतर आपको जो अंतिम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया था उसकी प्राप्ति का जो सबूत है आपके पास उससे आप संस्था को 6 मास की अधिकतम अवधि के लिए चलाने के लिए अंतिम रूप से रजिस्ट्रेशन समझे जाओगे। उधर 5 में बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन था उसको किसी राज्य सरकार के अधिकारी के अधिकारी द्वारा 6 मास के भीतर नहीं निपटाया जाता है तो उसके जो उच्चतम नियंत्रक प्राधिकारी है वो उनकी ओर से कर्तव्य की अवहेलना के रूप में लिया जाएगा। तो उच्चतम नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उसे उनकी ओर से कर्तव्य अवहेलना के रूप में लिया जाएगा उनके विरुद्ध समुचित विभागीय कार्रवाई आरंभ करेगा। और जो उदाहरण बताया कि संस्था की जो रजिस्ट्रेशन की अवधि 5 वर्ष की होगी और प्रत्येक 5 वर्ष में आपका नवीनीकरण करवाना होगा। उदाहरण 7 में बताया कि जो भी संस्था धारा 53 में था निर्दिष्ट पुनर्वास या फिर पुनर्मिलान की जो सेवा है उसको प्रदान करने में असफल रहती है तो उसके रजिस्ट्रेशन को यथास्थिति या तो रद्द या फिर विधारित कर सकती है राज्य सरकार और जब तक उस संस्था का रजिस्ट्रेशन जो है वापस नवीनीकृत या फिर मंजूर नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकार उस संस्था का प्रबंध करेगी। उदाहरण बताया कि इस धारा के अधीन जो भी रजिस्ट्रेशन देखरेख संस्था है वो समिति द्वारा निर्देश के अनुसार संस्था की क्षमता के अधीन रहते हुए कर्तव्यबद्ध होगी चाहे उस संस्था को केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा अनुदान मिलता हो या ना। उदाहरण 9 में बताया कि तत्सम विधि में कुछ भी होते हुए भी धारा 54 के अधीन जो नियुक्त निरीक्षण समिति है वो किसी बालक को रखने वाली किसी संस्था को भले ही वो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड हो या नहीं इस बात का अध्ययन करने के लिए कि ऐसी संस्था देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को रख रही है या नहीं निरीक्षण कर सकेगी।
मतलब कि संस्था में अगर रजिस्ट्रीकृत है तो कैसे रख रही है उस बालकों को, और अगर कोई रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो अगर वो देख रेख और संरक्षण वाली आवश्यकता वाले बालकों को रख रही है तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो इसके लिए निरीक्षक कर सकता है निरीक्षण। अब धारा 42 में बताया है कि जो देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को या विधि के उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने वाली कोई संस्था है तो उसका जो भारत साधक व्यक्ति है या फिर अगर बहुत से व्यक्ति है तो उन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को जो धारा 41 की धारा 1 के उल्लंघन पालन करने में असफल रह रहे हैं तो उन्हें ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या 1 लाख रुपये से उनके जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने में प्रत्येक 30 दिन का जो विलंब है ना उसके लिए एक पृथक अपराध बन रहा है। क्योंकि 1 महीने आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो एक बार आपने ऑफेंस कर दिया था, फिर दूसरे महीने भी नहीं कराया तो मतलब 2 बार सजा मिलेगी आपको, जिस 30 दिन में बार-बार वो पृथक अपराध कर रहे हो आप। अब धारा 43 में खुले आश्रम की बात की गई तो राज्य सरकार या तो स्वयं या फिर स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के माध्यम से उतने खुले आश्रम स्थापित कर सकेगी और कार्यप्रकार कर सकेगी जितनी की अपेक्षित हो और इन्हें रजिस्ट्रेट भी किया जाएगा। अब धारा 2 में बताया कि इनका काम क्या होगा। तो ये खुले आश्रम जो आवासीय सहायता की आवश्यकता वाले बालकों के लिए अल्पकालीन आधार पर ऐसे बालकों को जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या फिर उनको बालाहार से वंचित है, उनका आहार अच्छा नहीं है तो उनके संरक्षण के लिए फिर सड़कों पर निराश्रित छोड़े हुए बालकों को बचाने के लिए कार्य करेगी। धारा 3 में बताया है कि जो खुले आश्रम में प्रत्येक मास एक रिपोर्ट आश्रम की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालकों की बाबत बाल संरक्षक एकक और समिति को भेजेंगे। अब धारा 44 में बताया है कि पोषण देखरेख क्या होती है। तो उनकी जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक होते हैं ना, उनकी पोषण देखरेख या फिर सामूहिक पोषण देखरेख करने के लिए उन्हें किसी ऐसे कुटुंब में जो उसके बालक के जैव या फिर दत्तक माता पिता नहीं है या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कुटुंब में उसको अल्पावधि या फिर बढ़ाई गई अवधि के लिए रखा जाना, उसको कहते हैं वो बालक पोषण देखरेख में। उदाहरण 2 में बताया कि जो पोषण कुटुंब है इसका चयन जो कुटुंब की योग्यता, आशय, उसका क्षमता और जो बालकों को पहले देखरेख में रख चुका है उसके पूर्व अनुभव के आधार पर तय किया जाएगा। उदाहरण 3 में बताया कि जो सहोदर होंगे ना, जो एक ही माँ के बच्चे होंगे, उनको पोषण कुटुंब में साथ ही रखने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि उनके हित में वैसा रखना। उदाहरण 4 में बताया कि राज्य सरकार जो है बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जो जिला बाल संरक्षक एकक है इसके माध्यम से ऐसी पोषण देखरेख के लिए जो बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इन पोषण कुटुंबों को मासिक वित्त पोषण भी प्रदान कर सकती है। और उदाहरण 5 में बताया कि उन दशाओं में जहाँ की कोई बालक जो है पोषण देखरेख में रखा गया है जबकि वो जो उसके बालक के माता पिता है उस समिति की राय में उसकी देखरेख करने में असमर्थ पाए गए हैं, तो वहाँ ऐसे माता पिता जो है नियमित अंतरालों पर पोषण कुटुंब में जाकर उस बालक से मिल सकेंगे, सिवाय उस दशा के जब समिति लेखबद्ध किए हुए कारणों से ये माने कि ऐसा मिलना उस बालक के हित में नहीं है। और जब वो माता पिता उस बालक की देखरेख करने में योग्य निर्धारित कर दिए जाते हैं तो अंततः उस बालक को उसके माता पिता के घर पर वापस भेजा जा सकता है। तो ये भी समिति निर्धारित करेगी कि योग्य होगा कि नहीं। उदाहरण 6 में बताया है कि जो पोषण कुटुंब है ये बालक की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा और बालक का ऐसी रीति से समग्र कल्याण सुनिश्चित करेगा जो विविध कर दिया जाए। अब राज्य सरकार जो है वो प्रक्रिया, मानदंड और रीति तय कर सकेगी जो कि बालक के पोषण देखरेख की सेवा प्रदान करने के लिए जरूरी है। धारा 8 में बताया कि समिति द्वारा बालक के कल्याण की जांच करने के लिए प्रत्येक मास पोषण कुटुंब का निरीक्षण किया जाएगा और अगर ये पाया जाता है कि जो बालक की देखरेख में कोई कमी है तो उस बालक को पोषण कुटुंब से हटाकर दूसरे पोषण कुटुंब में भेजा जा सकता है। उदाहरण में बताया है कि ऐसे बालक को जिसको समिति द्वारा दत्तक ग्रहण योग्य पाया गया है उसको दीर्घकालीन पोषण देखरेख के लिए नहीं भेजा जाएगा, बल्कि वो अल्पकाल के लिए पोषण देखरेख में जाएगा। जब उसको दत्तक ग्रहण में दिया जा सकता है तो फिर इसको पढ़ के वो मूवी याद आ रही चैन कुली की, मेन पुलिस में वो बच्चा पोषण देखरेख में था शायद। धारा 45 प्रवर्तकता से संबंधित है। राज्य सरकार वैश्विक से वैश्विक प्रवर्तकता है, फिर सामूहिक प्रवर्तकता है, फिर सामुदायिक प्रवर्तकता जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का जिम्मा देने के प्रयोजन के लिए नहीं बनेगी। उदाहरण बताया कि प्रवर्तकता मानदंडों के अंदर निम्न होंगे कि किस प्रकार के बालकों को मानदंडों में शामिल करना है कि जो जहाँ माता विधवा या फिर विच्छिन्न विवाह स्त्री या फिर कुटुंब द्वारा परित्यक्त है ऐसे बच्चे माँ की बालक, या दूसरा है जहाँ बालक अनाथ है या फिर विस्तारित कुटुंब के साथ रह रहे हैं, या फिर तीसरा है कि बालक अनाथ है और विस्तारित कुटुंब के साथ रह रहे हैं, तीसरा है कि जहाँ माता पिता जीवन के लिए संकटमय रोग से पीड़ित हैं तो ऐसे माता पिता के बालक, और चौथा है जहाँ उसके माता पिता की दुर्घटना के कारण अशक्त हो गए हैं या फिर जो बालकों की वित्तीय और शारीरिक दोनों प्रकार की देखरेख करने में असमर्थ है, अशक्त है और बालक की वित्तीय और शारीरिक दोनों प्रकार की देखरेख करने में असमर्थ है, तो ऐसे बालकों को के लिए मानदंड होंगे। इन तरह के मानदंड निर्धारित करके बालकों को चुना जाएगा प्रवर्तकता के लिए। उदाहरण बताया है कि जो प्रवर्तकता की अवधि होगी तो विहित की जाएगी। उदाहरण बताया कि प्रवर्तकता कार्यक्रम द्वारा बालकों के जीवन स्तर को सुधारने की दृष्टि से उनको चिकित्सीय, पोषण, शिक्षा संबंधित और अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुटुंबों, बाल गृहों या फिर विशेष गृहों में को अनुपूरक सहायता प्रदान की जा सकती है, क्योंकि इन ग्रहों को अनुपूरक सहायता दी जाएगी ताकि बालकों का जीवन स्तर सुधर सके और ये कार्य किया जाएगा प्रवर्तकता कार्यक्रम के द्वारा। अब धारा 46 में बताया है कि जब कोई बालक 18 वर्ष पूरी कर लेता है और बालक देखरेख संस्था को छोड़ता है तो उस बालक को समाज में मुख्य धारा में पुनः मिलाने के लिए उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। अब धारा 27 की धारा 1 में बताया कि राज्य सरकार, ये संप्रेषण गृह से संबंधित धारा है, इसमें राज्य सरकार जो है स्वयं या फिर स्वैच्छिक या फिर गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिले या फिर जिलों के समूह के लिए संप्रेषण गृह की स्थापना करेगी, उसका रखरखाव करेगी। और संप्रेषण गृह में कौन रखे जाएंगे? जो कि जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति जो बालक है उनको अस्थायी रूप से रखने, उनकी देखरेख और पुनर्वास के लिए ये संस्था होगी और इस संस्था का इस अधिनियम की धारा 41 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। धारा 2 में बताया कि राज्य सरकार की ये राय है कि धारा 1 के अधीन जो स्थापित अनुरक्षित कोई गृह है उससे भिन्न कोई भी रजिस्ट्रेटेड संस्था है जो कि इस अधिनियम के अधीन जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले विकसित बालक को अस्थायी रूप से रखने के लिए योग्य है तो वो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस संस्था को संप्रेषण गृह के रूप में रजिस्ट्रेट कर सकती है। अब धारा 3 बताया कि राज्य सरकार कुछ नियम बनाएगी, मतलब कि जो संप्रेषण गृह के प्रबंध मॉनिटर से संबंधित और जो बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलान के लिए जो भी संस्था द्वारा सेवाएं दी जाएगी उसके स्तर, किस्म और जो संप्रेषण गृह की रजिस्ट्रेशन को मंजूर कैसे किया जाएगा, वापस कैसे किया जाएगा, इनके संबंध में नियम बनाएगी। अब धारा 4 में बताया कि विधि का उल्लंघन करने वाला जो भी विकसित बालक है तो प्रत्येक बालक को जिसको माता पिता या फिर संरक्षक के भारत साधक में नहीं रखा जाता है तो उसको संप्रेषण गृह में अगर भेजा जा रहा है तो बालक की शारीरिक और मानसिक राशि उसके द्वारा कारित अपराध की कोटि पर विचार करने के पश्चात बालकों को आयु और लिंग के अनुसार अलग रखा जा सकता है। अब धारा 28 में बताया कि विशेष गृह की स्थापना कैसे की जाएगी। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले के समूह के लिए विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए जो कि जिनके बारे में पाया जाए कि उसने कोई अपराध किया है और जो किशोर न्याय बोर्ड के धारा 18 के अधीन पारित किसी आदेश पर वहाँ भेजे गए हैं, इस आदेश पर वहाँ भेजे जाएंगे तो ऐसे इसके लिए स्वयं या फिर स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से एक विशेष गृह की स्थापना कर सकेगी, उनका रखरखाव कर सकेगी और इनको विहित रीति से रजिस्ट्रेट भी कर सकेगी। सुविधा 2 में राज्य सरकार नियम बनाएगी तो इनके प्रबंध और मॉनिटर से संबंधित और जो इनके सेवाएं प्रदान करेंगे बालकों को उसकी किस्म से संबंधित और जो जिस अनुसार के रजिस्ट्रेशन को मंजूर किया जाएगा फिर वापस किया जा सकेगा उसके लिए नियम बना सकेगी। सुविधा 3 में बताया कि सुविधा 2 में जो नियम बनाएंगे उसमें विधि द्वारा उल्लंघन किए गए बालकों को आयु, लिंग, उनकी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, उनकी मानसिक और शारीरिक परिस्थिति के आधार पर उन्हें विलग या फिर अलग रखने के लिए उपबंध भी किए जा सकते हैं।
अब धारा 49 प्रावधान करती है सुरक्षित स्थान के बारे में। तो राज्य सरकार किसी राज्य में धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक सुरक्षित संस्था की स्थापना करेगी, क्योंकि राज्य में कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एक तो गई, और जिसमें रखे कौन जाएंगे तो 18 वर्ष से जो अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनको, या फिर विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों जो कि 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के हैं और जिन्होंने जघन्य अपराध कारित किया है या वो अभियुक्त है या फिर उनको सीधे दोष ठहरा दिया गया है, रखा जा सकेगा। अब धारा 2 में बताया है कि प्रत्येक सुरक्षित स्थान में जो जांच की प्रक्रिया के दौरान जो बालक व्यक्ति है उनकी और जिन्होंने अपराध कारित कर दिया और जो दोषित बालक है और व्यक्ति है उनको दोनों को ठहरने के अलग अलग प्रबंध और सुविधाएं होंगी, जबकि जो अभियुक्त है और जो अपराधी हैं उनको अलग अलग रखा जाएगा। धारा 3 में बताया है कि जो राज्य सरकार नियम बना सकेगी जो कि ये संस्था सुविधा और सेवाओं के रूप में उपलब्ध कराएगी व्यक्तियों को। अब धारा 50 है बाल गृह के लिए। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले के समूह के लिए तो स्वयं या शैक्षिक संस्था के माध्यम से या फिर गैर सरकारी संगठन के माध्यम से एक बाल गृह स्थापित करेगी, और इसमें कौन से बच्चे रखे जाएंगे जिनको बालकों को देख रेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास या पुनर्वास की आवश्यकता है उनको रखा जाएगा और उनको रजिस्टर्ड भी किया जाएगा संस्था को। अब धारा 2 में एक विशेष कैटेगरी बनाने की क्षमता बताई गई राज्य सरकार जो किसी बाल गृह को इस विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए उपयुक्त गृह के रूप में व्यवस्थित कर सकेगी, जो कि ऐसे आवश्यकता वाले बालकों पर को विशेष सेवाएं प्रदान कर सकती है। अब धारा 3 में राज्य सरकार नियम बना सकेगी इस गृह के लिए मॉनिटर और प्रबंध करने के लिए उनकी सेवाओं के स्तर और प्रकृति को भी इंगित कर सकती है। अब धारा 51 में बताया हुआ उचित सुविधा तंत्र ये कौन स्थापित करेगा कि बोर्ड या फिर समिति मान्यता देती है तंत्र को, और जो भी तत्क्षण प्रवर्तन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सरकारी संगठन या फिर स्वैच्छिक या फिर गैर सरकारी संगठन है उनके द्वारा कोई सुविधा तंत्र चलाया जा रहा है और जो बालकों की देखरेख की सुविधा तंत्र और संगठन की उपयोगिता की बाबत समय जांच के पश्चात विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बालक को अस्थायी रूप से उत्तरदायित्व लेने के लिए अगर ये तंत्र योग्य है तो बोर्ड या समिति को मान्यता प्रदान कर सकेगी। और धारा 2 में बताया है कि धारा 1 में जो मान्यता दी जा रही है वो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से बोर्ड या समिति द्वारा वापस भी ले सकती है। धारा 52 में बताया योग्य व्यक्ति ये भी बोर्ड और समिति ही घोषित करती है। तो किसी बालक की देखरेख, संरक्षण और उपचार के लिए विशिष्ट अवधि के लिए किसी बालक को अस्थायी रूप से लेने के लिए किसी व्यक्ति को उसके जो प्रत्यय पत्र है उसकी समय सत्यापन के पश्चात योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकते हैं बोर्ड या समिति। और धारा 2 में जो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस मान्यता को वापस भी ले सकते हैं। और धारा 53 में बताया है कि जो रजिस्ट्रीकृत सेवा संस्थाएं हैं वो बालकों के पुनर्वास और पुनर्मिलान के लिए कौन कौन सी सेवाएं दे सकते हैं। तो पहला है आधारभूत आवश्यकता जैसे कि खाना, आश्रय, कपड़े और चिकित्सा। दूसरा है अगर विशेष आवश्यकता वाले बालक है तो उनके लिए अपेक्षित उपस्कर, व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक युक्तियाँ, श्रवण सहायक यंत्र, ब्रेल किट या फिर अन्य कोई उपयुक्त साधन। और तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा, उसके अनुरक्त शिक्षा, विशेष शिक्षा, समुचित शिक्षा भी है। परंतु मुताबिक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालक हैं उनके लिए तो निःशुल्क और अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबंध लागू होंगे। और चौथा है कौशल विकास, पाँचवा है उपजीविका जन्य थेरेपी और जीवन कौशल शिक्षा, छठा है मानसिक स्वास्थ्य मध्यक्षेप, सातवां है आमोद प्रमोद क्रियाकलाप जैसे खेलकूद और सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आठवां है विधिक सहायता, नौवां है शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण, निराव व्यसन रोगों के उपचार के लिए परामर्श सेवा आदि, और 10वां है कि उन बच्चों की देखरेख का प्रबंध, उनके जो वैश्विक देखरेख योजना है उनकी को तैयार करना, को चालू रखना, 11वां है जन्म का रजिस्ट्रीकरण, और 12वां है बच्चों की पहचान का सबूत प्राप्त करने में सहायता करेगी, और लास्ट है जो अन्य कोई सेवा जो राज्य सरकार भी कर दे। धारा 2 में तय है कि संस्था के प्रबंध और प्रत्येक बालक की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए एक प्रबंध समिति होगी। धारा 3 में तय है कि 6 वर्ष से ऊपर के जो बालकों को रखने वाली प्रत्येक संस्था है उसका जो प्रभारी अधिकारी है वो बालकों को ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए जो संस्था के जो बालक हैं उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए विहित किए जाएँ एक बालक समिति स्थापित करेगी। फिर ये समिति क्या करेगी जो बालकों की जो ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए जो उनकी सुरक्षा कल्याण के लिए आवश्यक है उसमें भाग दिलवाएगी। अब धारा 54 में बताया है कि राज्य सरकार जो है राज्य और जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन जो रजिस्ट्रीकृत या मान्यता प्राप्त सभी संस्थाएं हैं ऐसी अवधि के लिए जो कि विहित की जाएंगी उनके निरीक्षण के लिए एक निरीक्षक समिति को नियुक्त करेगी। और धारा 2 में बताया है कि जो निरीक्षण समिति है 3 सदस्यों से अन्योन का एक दल होगा जिसमें कम से कम एक महिला होगी और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, और जो ये आवंटित क्षेत्र जिसमें ये होंगे उनमें 3 मास में कम से कम एक बार बालक के रखने वाले सुविधा तंत्र का निरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण के 1 सप्ताह के भीतर ऐसे निरीक्षण की जो रिपोर्ट है उसको जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे। धारा 3 में बताया हुआ है कि जो जिला मजिस्ट्रेट है जैसे ही वो रिपोर्ट प्राप्त करेगा 1 माह के भीतर उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा और राज्य सरकार को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब धारा 55 में बताया है कि जो संरचनाओं के कार्यक्रम का मूल्यांकन सरकार कर सकेगी। धारा में बताया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के माध्यम से जो सरकार विहित कर दे किसी भी बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक रजिस्ट्रेट संस्था हो या मान्यता प्राप्त उचित सुविधा तंत्र और व्यक्तियों के कार्यक्रम का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी। अब धारा 2 में बताया है कि ये जो स्वतंत्र मूल्यांकन है दोनों सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो जो केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन है वो अधिभावी होगा। क्या है 8 दत्तक ग्रहण। तो धारा 56 में बताया हुआ है कि जो दत्तक ग्रहण है अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्थित बालकों के लिए जो कुटुंब के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के अनुसार या फिर इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार तथा जो प्राधिकरण है उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। अब धारा 2 बताती है कि एक नातेदार से अगर दूसरे नातेदार किसी बालक का दत्तक ग्रहण करना है तो उसके धर्म के पर विचार के बिना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और प्राधिकरण द्वारा जो बनाए गए नियम है उनके अनुसार किया जा सकता है। तो आप चाहो तो अपने पर्सनल लॉस के अनुसार कर लो, अगर नहीं तो आप इस अधिनियम के अनुसार भी कर सकते हो। आपके धर्म पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। एक नातेदार से अगर दूसरे नातेदार को करना है ना दत्तक ग्रहण तो इस अधिनियम के अनुसार आप कर सकते हो। और धारा 3 साफ बता देती है कि जो इस अधिनियम की कोई भी बात हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के बंधों के अनुसार किए गए बालकों के दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगी। उस अधिनियम में खुद अपने प्रावधान है तो ये अधिनियम भी लागू होगा। लेकिन धारा 4 में ये बता दिया गया है कि जो भी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण होंगे ना वो केवल इस अधिनियम के बंधों और जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार किए जाएंगे, जबकि एक देश से दूसरे देश में दत्तक ग्रहण करना है। धारा 5 में बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि जिला मजिस्ट्रेट की विद्यमान आदेश के बिना किसी बालक को दूर देश में ले जाता है या फिर भेजता है या फिर किसी दूसरे देश में कोई अन्य व्यक्ति को किसी बालक की देखरेख और अभिरक्षा को अंतरित करने के लिए कोई भी इंतजाम कर रहा है उसमें भाग ले रहा है तो वो धारा 80 के बंधों के अनुसार दंडनीय होगा। ना तो आपको ले जाना है, ना तो भेजना है, ना तो इससे भी कार्य में भाग लेना है। अब धारा 57 में भावी दत्तक माता पिता की पात्रता बताई हुई। तो धारा 1 में बताया जो भावी दत्तक माता पिता है बालक को अच्छा पालन पोषण प्रदान करने के लिए उसका दत्तक ग्रहण करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य होनी चाहिए, वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना चाहिए और मानसिक रूप से सचेत और अत्यंत प्रेरित होनी चाहिए। बच्चे को दत्तक लेने के लिए तो तीनों गुण होने चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। अब धारा 2 में बताया है कि अगर दंपति की दशा में पति पत्नी दोनों हैं तो दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। धारा 3 में बताती है कि कोई एकल व्यक्ति या फिर विच्छिन्न विवाह व्यक्ति उनकी जो डिवोर्स व्यक्ति है तो वो भी मानदंडों को पूरा कर इस अधिनियम के अधीन दत्तक ग्रहण कर सकता है। लेकिन धारा 4 में बताया कि कोई एकल पुरुष किसी बालिका को दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। धारा 5 बताती है कि कोई और पात्रता भी हो सकती है माता पिता में जो दत्तक ग्रहण के लिए नियमों द्वारा निर्देशित की जाए प्राधिकरण द्वारा।
अब धारा 58 बताती है कि भारत में रहने वाले जो भारतीय दत्तक माता पिता है उनको दत्तक ग्रहण के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है। तो भारत में रहने वाला जो भी भावी भारतीय दत्तक ग्रहण माता पिता है अपने धर्म पर विचार किए बिना किसी भी अगर अनाथ परित्यक्त अभ्यर्थित बालक को दत्तक में लेना चाह रहे हैं तो वो प्राधिकरण द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। अब धारा 2 बताती है कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण क्या करेगा। तो भावी दत्तक माता पिता की एक गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित कोई बालक है तो उसकी बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उसे उनके पास भेज देगा, बालक को माता पिता के पास भेज देगा। तो धारा 3 में बताया है कि जो भावी दत्तक माता पिता है उनके द्वारा हस्ताक्षरित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सीय रिपोर्ट सहित बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण क्या करेगा, बालक को पूर्व दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में दे देगा और साथ में दत्तक ग्रहण आदेश की प्राप्ति के लिए प्राधिकरण द्वारा जो नियम बनाए हुए हैं उस रीति में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल करेगा। आवेदन फाइल करेगा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। धारा 4 में बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से तुरंत भावी दत्तक माता पिता के पास भेजेगा। धारा 5 में बताया कि दत्तक कुटुंब में बालक की जो प्रकृति है और कल्याण है उसका अनुपरीक्षण और अभिनिश्चय किया जाएगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा नियम बनाए हुए हैं उस रीति से, क्योंकि दत्तक में देने के बाद वो बालक सही तो है ना। अब सेक्शन 59 में ये बताया हुआ है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया क्या होगी। तो धारा 1 में बताया हुआ है कि यदि कोई अनाथ परित्यक्त या फिर अभ्यर्थित बालक है उस तारीख से जब वो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया 60 दिन के भीतर अगर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और राज्य अभिकरण के संयुक्त प्रयासों के बावजूद भी किसी भारतीय या फिर अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता पिता के साथ नहीं रखा जा सकता तो उस बालक को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त कर दिया जाएगा। परंतु में बताया हुआ है कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्त बालक है या फिर सहोदर है, कुछ 2 बालक या फिर 5 वर्ष से अधिक आयु का कोई बालक है तो ऐसे बालकों को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक ग्रहण के जो विनियम प्राधिकरण द्वारा बनाए गए हैं उनके अनुसार अन्य बालकों पर अधिमान दिया जाएगा, मतलब इन बालकों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए। और धारा 2 बताती है कि किसी पात्र अनिवासी भारतीय या फिर भारतीय के विदेशी नागरिक या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि किसी विदेशी को देने से अच्छा इनको देना जरूरी पहले प्रेफर किया जाएगा। अब धारा 3 बताती है कि कोई अनिवासी भारतीय या फिर भारतीय विदेशी व्यक्ति या फिर भारतीय मूल का व्यक्ति या फिर कोई विदेशी जो विदेश में रहने वाले भावी दत्तक माता पिता हैं उनके धर्म पर विचार किए बिना यदि वो भारत से किसी अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक को दत्तक में लेने के इच्छुक हैं तो वो किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या फिर केंद्रीय प्राधिकरण या फिर जिस देश में वो है उसमें संबंधित सरकारी विभाग को जो प्राधिकरण द्वारा नियम बनाए हुए हैं उस रीति से आवेदन कर सकेंगे। अब धारा 4 में बताया है कि जो यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या फिर केंद्रीय प्राधिकरण या फिर कोई संबंधित सरकारी विभाग जिसको भी आवेदन किया गया है वो दत्तक माता पिता की एक गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो उस आवेदन को जो प्राधिकरण द्वारा नियम बताए हुए हैं उसके अनुसार भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकरण को प्रवर्तित करेगा। अब धारा 5 बताती है कि जैसे प्राधिकरण को आवेदन मिलता है तो वो उस आवेदन की परीक्षा करेगा और यदि उसको आवेदन उपयुक्त लगता है तो वो किसी ऐसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को निर्दिष्ट कर देगा आवेदन जहाँ दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बालक उपलब्ध है। उदाहरण में बताया कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण क्या करेगा, तो ऐसे भाई माता पिता के साथ बालक का मिलान करेगा और ऐसे माता पिता को बालक की एक बाल अध्ययन रिपोर्ट और किसी रिपोर्ट भेजेगा। तो माता पिता क्या करेंगे, उस बालक को प्रतिगृहित कर सकेंगे और अभिकरण को उसके द्वारा हस्ताक्षरित बाल अध्ययन और किसी रिपोर्ट वापस कर देंगे, मतलब कि उनको अगर बालक उपयुक्त लगता है अपने हिसाब से तो वो उस रिपोर्ट को साइन करके वापस भेज देंगे। और साथ बताती है कि जो माता पिता से प्रतिग्रहण पत्र प्राप्त हो जाता है तो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण क्या करेगा, दत्तक ग्रहण आदेश की प्राप्ति के लिए जैसे विनियम बनाए हुए हैं उनके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल कर देगा। उत्तर 8 बताती है कि जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो जाती है जैसे ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को उसे तुरंत प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और भावी दत्तक माता पिता को भेज देगा और जो बालक के लिए पासपोर्ट अभिप्राप्त करेगा। अब उदाहरण में बताया है कि जो प्राधिकरण है प्रदेश का वो भारतीय अप्रवास प्राधिकारियों को और जो बालक लेने वाला देश है उसको इस दत्तक ग्रहण की सूचना देगा। उदाहरण 10 बताती है कि जो भावी दत्तक माता पिता है बालक का पासपोर्ट और वीजा जारी होते ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से बालक को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करेंगे। उदाहरण 11 बताती है कि किसी बच्चे को दे दिया मतलब ये नहीं कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई अब अपन उसको ध्यान नहीं देंगे। यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या फिर केंद्रीय प्राधिकरण या फिर संबंधित सरकारी विभाग जो है दत्तक कुटुंब में बालक के बारे में प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति को भी सुनिश्चित करेंगे। उनको अगर कोई भी भंग दिखाई देता है तो वो प्राधिकरण द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार उस रीति से प्राधिकरण को और संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन को के परामर्श से अनुकल्पी प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उदाहरण 12 ये बताती है कि कोई विदेशी है, फिर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, फिर भारतीय विदेशी नागरिक है जो ये लोग अभ्यासतः भारत में निवास कर रहे हैं, तो यदि ये भारत में किसी बालक का दत्तक ग्रहण करने में रुचि रखते हैं तो इनको भारत में जो उनके देश के राजनयिक मिशन से निराक्षेप प्रमाण पत्र के साथ प्राधिकरण को आवेदन करना होगा। जबकि जिस भी देश के वो हैं उनका एक अपने देश में राजनयिक मिशन भी होगा, उसका निराक्षेप प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और इसके उस प्रमाण पत्र के साथ प्राधिकरण को वो आवेदन करेंगे। धारा 60 में बताया हुआ है कि जो अंतर्देशीय नातेदार द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की कोई विदेश में रहने वाला नातेदार है जो कि भारत में उसके नातेदार से किसी बालक को दत्तक ग्रहण करना चाहता है तो वो जिला मजिस्ट्रेट से आदेश अभिप्राप्त करेगा और जो प्राधिकरण है उससे भी निराक्षेप प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। उदाहरण 2 में बताया है कि जो प्राधिकरण है वो उदाहरण 1 में जो जिला मजिस्ट्रेट उसका आदेश प्राप्त होने पर और जय माता पिता फिर दत्तक माता पिता दोनों से जो भी आवेदन कर रहे हैं उनके आवेदन की प्राप्ति पर निराक्षेप प्रमाण पत्र जारी करेगा और जो भारत का अप्रवास प्राधिकारी है और बालक का जो प्राप्तकर्ता देश है उसके प्राधिकारी को सूचना देगा। उदाहरण 3 बताती है कि जैसे दत्तक माता पिता को ब्याह 2 के दिन निराक्षेप प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो वो उसके जो जय माता पिता है उससे बालक को प्राप्त कर लेंगे और जो दत्तक बालक के सहोदर है और उसके जय माता पिता है उनके साथ समय समय पर संपर्क को भी सुकर बनाएंगे क्योंकि बालक को मिलता जुलता है इन लोग से। अब धारा 1 बताती है दत्तक ग्रहण कार्यवाही को निपटाने की प्रक्रिया में कि जो जिला मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, तो कोई भी दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट अपने को ये समाधान कराएगा कि पहला तो दत्तक ग्रहण बालक का जो है कल्याण सुनिश्चित करे और दूसरा कि बालक की आयु और समझ को ध्यान में रखते हुए बालक की इच्छाओं को भी विचार में लेगा कि वो क्या चाहता है और तीसरा ये सुनिश्चित करेगा कि दत्तक ग्रहण की फीस और सेवा प्रभार या फिर जो बालक की समग्र देखरेख के मध्य प्राधिकरण द्वारा जो नियम बनाए हुए हैं उनके अनुसार कोई भी फीस सेवा है उसके अलावा और कोई भी दत्तक ग्रहण में प्रतिफल स्वरूप कोई भी संदाय या पारिश्रमिक न दिया जाए, तो ना तो कोई भी ऐसा संदाय करे और ना कोई प्राप्त करे। और उदाहरण 2 बताती है कि दत्तक ग्रहण की जो कार्यवाही है वो बंद कमरे में की जाएगी और जो मामले को है मजिस्ट्रेट द्वारा फाइल किए जाने की तारीख से 2 माह के अवधि के भीतर निपटाया जाएगा। तो जिला मजिस्ट्रेट जो 2 माह की अवधि के भीतर इस मामले को निपटाएगा। अब धारा 62 में बताया है कि दत्तक ग्रहण से संबंधित जो भी अन्य प्रलीकीकरण या फिर अन्य प्रक्रियात्मक अपेक्षा है जो इस अधिनियम में अभिव्यक्त नहीं है वो प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार होगी।
तो ये जो विनियम है ना विदेशों में जो विदेशी जो दत्तक ग्रहण हो रहा है उनके बारे में है। तो धारा 2 बता रही है कि जो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण विदेशी मामलों में आता है, तो ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो दत्तक ग्रहण का मामला है आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 4 माह के भीतर निपट जाए। और जो विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या फिर प्राधिकरण या फिर जो राज्य अभिकरण दत्तक ग्रहण मांग तो प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण प्राधिकरण और राज्य अभिकरण ये तीनों मामले की प्रगति पर निगरानी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो समय सीमा में मामला निपटे। अब धारा 63 दत्तक ग्रहण का प्रभाव बताती है। तो धारा 1 में बताया कि जो उस तारीख से जिस तारीख को जिला मजिस्ट्रेट ने दत्तक ग्रहण आदेश पारित किया है, जिस दिन से वो प्रभावी होगा, उस तारीख से जो दत्तक ग्रहण दिया हुआ बालक है निर्वसितता सहित सभी प्रयोजनों के लिए जो दत्तक माता पिता है उसका बालक हो जाएगा। और दत्तक माता पिता से माने जाएंगे जैसे कि उन्होंने इसको पैदा किया है, और उस तारीख से उस बालक के जो जन्म का कुटुंब है उससे संबंधित सारे संबंध उसके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन परंतु बताया कि अगर ऐसी कोई संपत्ति है जो कि उस तारीख से ठीक पूर्व जिस दिन दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी हो रहा है दत्तक बालक में अगर नियत हो गई है, तो उस संपत्ति उसके स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं सहित इसके अंदर जय कुटुंब के नातेदारों का भरण पोषण भी है, बाध्यताओं सहित बालक में ही निहित रहेगी संपत्तियाँ। अब धारा 64 बताती है कि जो भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक ग्रहण के आदेश पारित किए जाएंगे, इनकी सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी ताकि वो जो दत्तक ग्रहण के आंकड़े रखने में समर्थ हो सके कितने दत्तक ग्रहण दिए गए हैं। धारा 65 बताती है विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण कैसे स्थापित होंगे। तो राज्य सरकार दत्तक ग्रहण और गैर संस्थागत देखरेख के माध्यम से अनाथ परित्यक्त या फिर अभ्यर्थित बालकों के पुनर्वास के लिए अगर कोई प्राधिकरण है, पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थाओं या संगठनों को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता देगी। उपधारा 2 बताती है कि जो राज्य अभिकरण है ना वो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को मान्यता प्रदान करते ही या फिर उसका नवीनीकरण होते ही उसका नाम, पता और संपर्क ब्यौरे, मान्यता या नवीनीकरण के प्रमाण पत्र या पत्र की प्रतियों सहित प्राधिकरण को दे देगी। तो राज्य अभिकरण प्राधिकरण को दे रही है सभी सूचनाएं। उपधारा 3 बताती है कि राज्य सरकार जो है वर्ष में कम से कम एक बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का निरीक्षण कराएगी। उपधारा 4 बताती है कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अगर अपने कर्तव्य का पालन करने में, जैसे कि समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए बालक को विधिक रूप से मुक्त कराने में, या फिर जो भावी दत्तक माता पिता है उसकी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में, या फिर नियत समय में जिला मजिस्ट्रेट से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने में, या फिर प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य कोई कदम उठाने में व्यतिक्रम करता है, तो ऐसा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण जुर्माने से जो कि 50,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। और अगर व्यतिक्रम की पुनरावृत्ति होती है तो राज्य सरकार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता वापस ले लेगी। अब धारा 66 बंद करती है कि जो रजिस्ट्रीकृत नहीं की भी संस्थाएं ना उसमें निवास करने वाले बालक को दत्तक ग्रहण में देने की क्या प्रक्रिया होगी। तो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी संस्थाएं जो कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, वो भी ये सुनिश्चित करेंगी कि जो उनकी देखरेख में अनाथ परित्यक्त और अभ्यर्थित बालक है वो समिति द्वारा धारा 38 के बंदों के अनुसार रिपोर्ट किए जाएं और दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाएं। उनके पास भी जो बालक है ना उनको भी समिति से वो दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित करवा लें। और उपधारा 2 बताती है कि उपधारा 1 की जो संस्था है वो निकट के विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से औपचारिक संबंध रखेंगी। तो विशिष्ट दत्तक ग्रहण में विदेशी जो दत्तक ग्रहण होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये औपचारिक संबंध इससे रखेंगी और जो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालक है उनकी सभी सुसंगत अभिलेख विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को देगी। उपधारा 2 बताती है कि धारा 1 या 2 के बंदों का उल्लंघन करती है वो संस्था, तो वो प्रत्येक बार के लिए रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा आरोपित 50,000 रुपये के जुर्माने के दायित्वाधीन होगी, और अगर वो निरंतर अवज्ञा करती रहती है तो उसकी मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। अब धारा 67 दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण की बात करती है। राज्य सरकार दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों के बाबत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में एक राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण की स्थापना करेगी। उपधारा 2 बताती है कि जहाँ पहले से ये विद्यमान है वो इस अधिनियम के अधीन स्थापित समझी जाएगी। अब धारा 68 बताती है जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत पहले से बने हुए हैं वो निम्न कृत्यों के लिए इस अधिनियम द्वारा गठित किया गया ही समझा जाएगा। और क्या कृत करेगा वो जो देश में दत्तक ग्रहण की प्रोन्नति करना और राज्य अभिकरण जो है देश में उनके बीच में समन्वय करके अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को सुकर बनाए। दूसरा है अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन करे। और तीसरा समय समय पर दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों पर विनियमों पर विरचना करे, विनियम बनाए। और चौथा है अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित जो है अभी समय है उसके अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के जो कृत्य है उनको कार्यान्वित करे। और पांचवा कोई भी अन्य कृत्य जो भी कर दीजिए। और सेक्शन 69 में बताया कि प्राधिकरण की एक विशेष निर्वाचन समिति भी होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। तो पहला सचिव होगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की जो कि अध्यक्ष होगी, ये पदेन सदस्य होगी। और दूसरा है प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की होगी भारत सरकार की, वो भी पदेन होगी। तो पहली होती सचिव, दूसरी है प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव, तीसरी है वित्त से संबंधित संयुक्त सचिव जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की होगी, पदेन। और चौथा है एक राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण और 2 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। पांचवा है एक दत्तक माता पिता और एक दत्तक, ताकि इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके, इनके जो व्यूज़ है वो ध्यान में रखने के लिए जो भी कोई एक दत्तक माता पिता जिन्होंने दत्तक में लिया हो और एक बच्चा जो कि दत्तक में लिया हुआ हो। और अगला है एक अधिवक्ता या फिर एक आचार्य जिसको कुटुंब विधि का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। और लास्ट होगा सदस्य सचिव जो कि संगठन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होगा। धारा 2 बताती है कि जो घर से चयन में वर्णित सदस्य हैं इनके चयन के जो मानदंड है और पदावी और नियुक्ति और निर्बंधन की जो शर्तें हैं वो भी की जाएंगी। अब धारा 3 में इसके कृत्य बताए हुए हैं। तो क्या है कि जो प्राधिकरण है उसके कार्यकरण और निरीक्षण करना, उनके कार्य का पुनर्विलोकन करना, दूसरा इनके वार्षिक बजट जो वार्षिक लेखाएं हैं उनका अनुमोदन करना, जो प्राधिकरण की जो लेखा है उनका अनुमोदन करना, जो प्राधिकरण है उसके भीतर प्रशासनिक और कार्यक्रमिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के लिए जो भर्ती नियम है और वित्तीय नियम है उनके साथ अन्य नियमों को अपनाना, ये अन्य कोई करते हैं। अब धारा 4 बताती कि जो समिति है मास में एक बार अधिवेशन करेगी। अब धारा 5 बताती कि जो प्राधिकरण है अपने कृत्य मुख्यालय से और ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करेगी जो कि आवश्यकता अनुसार स्थापित की जाएंगे। अब धारा 70 में प्राधिकरण को कुछ शक्तियाँ दी हुई है। तो पहले तो है विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या फिर बाल गृह या फिर अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्थित बालकों को रखने के लिए जो भी बाल की देखरेख संस्था होती है, जैसे राज्य अधिकरण या फिर प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण को अनुदेश जारी करना, और ये जो सारे अभिकरण है इसके निर्देशों का पालन करेंगे। ख बताता है कि इसके द्वारा जो जारी अनुदेश है उसका अगर कोई निरंतर अनुपालन कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो संबंधित सरकारी प्राधिकारी को उसके जो संस्था है उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी पदाधिकारी या फिर प्रतिकारी या फिर संस्था के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा। और तीसरा है कि अगर ये संस्थाएं अनुदेशों का निरंतर अनुपालन कर रही है तो इस मामले को विचारण के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भी अग्रेषित कर सकता है। और जो मजिस्ट्रेट है वो इसकी सुनवाई ऐसे करेगा जैसे कि मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन अग्रेषित किया गया।
और जो है कोई अन्य शक्ति भी दे सकती है केंद्रीय सरकार। उपधारा 2 बताती है कि दत्तक ग्रहण से संबंधित कोई मतभेद उत्पन्न होता है जिसमें कि भावी दत्तक माता पिता या फिर दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बालक की पात्रता भी सम्मिलित है, तो इस मामले में प्राधिकरण का जो निश्चय है वो अविभाज्य होगा। उपधारा 71 बताती है कि जो प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट है केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और केंद्रीय सरकार जो है प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। उपधारा 72 बताती है कि केंद्रीय सरकार जो है संसद द्वारा इस नियमित विधि बनाकर प्राधिकरण को अनुदान के रूप में धन दे सकती है, जिसका जो उपयोग है प्राधिकरण अपने कर्तव्यों के पालन में करेगा। और उपधारा 2 बताती है कि जो अपने विविध कर्तव्यों का पालन करने में जो भी धनराशि व्यय करेगा प्राधिकरण वो इन विनिर्दिष्ट अनुदानों में से संदेह समझा जाएगा। अब धारा 73 के द्वारा बताती है कि जो प्राधिकरण है समुचित लेखे रखेगी और इसे प्रारूप में तैयार करेगी जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षा के परामर्श से वित्त की जाए। धारा 2 बताती है कि जो प्राधिकरण की लेखा है इसकी संपरीक्षा नियमित अंतरालों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और इसी संपरीक्षा के जो व्यय है वो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा संदेह होंगे। अब धारा 3 बताती है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को और उसके द्वारा नियुक्त जो भी व्यक्ति है उसको इस अधिनियम के अधीन जो प्राधिकरण है उसकी लेखाओं के संपरीक्षण के लिए वही अधिकार होंगे जो कि सरकारी लेखाओं के संपरीक्षण के लिए होते हैं और वो किसी भी कागज पत्र है या दस्तावेज उसकी मांग कर सकेगा और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण भी कर सकेगा। उपधारा 4 बताती है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा रिपोर्ट दी जाएगी और जो प्राधिकरण की लेखा है सहित प्राधिकरण इन सब लेखाओं को प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार को प्रेषित करेगी। उपधारा 5 बताती है कि केंद्रीय सरकार इस संपरीक्षा रिपोर्ट को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। अध्याय 9 में बालकों के विरुद्ध होने वाले कुछ अन्य अपराध बताए हुए हैं। धारा 74 में बताया है कि बालक की पहचान के प्रकटन पर प्रतिषेध। उदाहरण एक में बताया कि किसी भी जांच अन्वेषण न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी भी समाचार पत्र पत्रिका समाचार पृष्ठ या फिर दृश्य श्रव्य माध्यम या फिर संचार या किसी अन्य रिपोर्ट में ऐसा नाम पता या फिर विद्यालय किसी अन्य विशिष्ट को प्रकट नहीं किया जाएगा जिससे कि विधि का उल्लंघन करने वाले या फिर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक की या फिर किसी पीड़ित बालक की या किसी अपराध के साक्षी की भी जो किसी मामले में अंतर्वलित है पहचान हो सके और न ही किसी बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा। परंतु जो जांच करने वाली बोर्ड या समिति है वो इसे प्रकटन रेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञात कर सकती है अगर वो उनकी राय में बालक के सर्वोत्तम हित में हो। उपधारा 2 बताती है कि पुलिस भी किसी बच्चे के चरित्र प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए या फिर अन्य बालक के किसी भी अभिलेख में के लिए किसी लंबित मामले या फिर ऐसे मामले जो कि बंद हो चुका है या निपटाया जा चुका है उससे संबंधित के मामले से संबंधित कोई प्रकटन इन अभिलेखों में नहीं करेगी। जैसे बालक का अगर पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बना रही है तो उसमें ऐसे मामले का जिसमें कि जो इस अधिनियम के अधीन चला है या फिर बंद हो गया है उस मामले का प्रकटन उस अभिलेख में नहीं करेगी पुलिस। उपधारा 3 बताती है कि उपधारा 1 का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है ना व्यक्ति तो उसको 6 मास तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर जो कि 2 लाख रुपये तक का होता है या फिर दोनों का दंड दिया जा सकता है। उपधारा 2 के लिए कोई पनिशमेंट नहीं बताई गई। अब धारा 75 में बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड दिया हुआ है, तो जो भी किसी बालक की वास्तविक भाषा में है या फिर उस पर नियंत्रण रखे हुए है तो वो उस बालक पर ऐसी रीति से जिससे कि बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होना संभव हो, कोई भी हमला परित्याग उत्पीड़न या फिर उच्छन या फिर ना तो उसकी उपेक्षा करेगा वो कारावास से जिसकी 3 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु ये पाया जाता है कि उसके जो जैविक माता पिता है उनके द्वारा उस बालक को परित्याग उनके नियंत्रण से परे किसी परिस्थिति के कारण किया जा रहा है तो ये उदाहरण की जाएगी कि परित्याग जो है जानबूझकर नहीं किया गया है और उनको दंडित नहीं किया जाएगा। परंतु अगर ये पाया जाता है कि अपराध जो है किसी संगठन में ऐसे किया जा रहा है जो कि संगठन में नियोजित है या फिर उसका प्रबंधक है जिस संगठन को उस बालक की देखरेख या फिर संरक्षण के लिए सौंपा गया है तो ऐसे व्यक्ति को तो कठिन कारावास से जिसकी 5 वर्ष तक की होगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा 5 लाख रुपये तक का उसकी लगेगी। परंतु बताया कि अगर इसी क्रूरता के कारण किसी बालक के शारीरिक रूप से अक्षमता आ गई है या फिर मानसिक रोग हो गया है कोई या फिर वो मानसिक रूप से अपने नियमित कार्य को करने में अयोग्य हो गया है या उसके जीवन या फिर अंग को खतरा हो गया है तो उस व्यक्ति को कठोर कारावास जिसकी अवधि 3 से 10 वर्ष तक की हो सकेगी और साथ में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा। धारा 76 बताती है कि भीख मांगने के लिए अगर आप नियोजित कर रहे हो बालक को तो उसका दंड तो जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए तो बालक को नियोजित करेगा या फिर उसे भीख मंगवाएगा उसको 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और परंतु बताया कि अगर भीख मांगने के प्रयोजन के लिए आपने बालक का अंगोच्छन कर दिया है फिर उसको विकलांग बनाया है तो कारावास 7 वर्ष से 10 वर्ष तक का होगा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। धारा 2 ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति बालक के वास्तविक भाषादक या फिर नियंत्रण रखता है और वो धारा 1 के दिन अपराध कार्य करने का दुष्प्रेरण कर रहा है तो वो धारा 1 के दिन दंडित तो होगा ही, साथ में वो ऐसा व्यक्ति जो है इस अधिनियम की धारा 2 के खंड 14 खंड 5 के दिन अयोग्य माना जाएगा। वो जो है व्यक्ति उस बालक के भार साधन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। परंतु जो बालक होगा किसी परिस्थिति में विधि का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा, वैसे भाग भीख मांग रहा है तो वो विधि का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा और जिस संरक्षक या अभिरक्षक के भार साधक या नियंत्रण में वो है उसे हटा दिया जाएगा, उसे समुचित पुनर्वास के लिए समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। अब धारा 77 बालक को मादक लिकर या फिर मैंने प्रभावी पदार्थ देने पर शास्ति लगाती है, तो जो कोई समय रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश के सिवाय में की चिकित्सा के प्रयोजन के लिए तो चलो समझ में आता है, लेकिन उसके सिवाय अगर किसी बालक को आप मादक लिकर या फिर कोई स्वापा औषधि या तंबाकू उत्पाद या फिर मैंने प्रभावी पदार्थ दे रहे हो या फिर दिलवा रहे हो तो आपको कठोर कारावास की सजा होगी जो कि 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से दंड किया जाएगा जो कि 1 लाख रुपये तक हो सकेगा। धारा 78 बताइए कि आप उसको लिखा के देते नहीं लेकिन उसको बेचने में सहायता ले रहे हो उस बालक की। तो बताया कि जो कोई बालक का इस मादक लिकर स्वापा औषधि या मैंने प्रभावी पदार्थ के विक्रय फुटकर क्रय विक्रय या फिर से विक्रय में उसको साथ रख रहे हो या फिर उसकी तस्करी करवा रहे हो उस बालक से या तो आप कठिन कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जाओगे। अब धारा 79 में बताया है कि दर्शन प्रवर्त विधि में कुछ भी होते हुए कोई व्यक्ति अगर किसी बालक को नियोजन के प्रयोजन के लिए लगा रहा है या फिर उसको बंधुआ रख रहा है या फिर उसके जो उपार्जन है उसको अपने पास रख ले रहा है या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के उपयोग में ला रहा है तो उसको वो जो भी कमा रहे हैं उसको अपने प्रयोजन में ला रहे हैं फिर उसको अपने पास रख ले रहा है तो वो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब स्पष्टीकरण में बताया है कि जो नियोजन प्रदेश में माल और सेवा के विक्रय या फिर आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों पर उसको मनोरंजन के लिए उपयोग करना भी है। अब धारा से बताती है कि अगर कोई व्यक्ति है या फिर संगठन है किसी अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक को इस अधिनियम में जैसा उपबंधित उसके सिवाय दत्तक ग्रहण में या तो देने के लिए प्रस्तावित करने वाली संस्था है तो प्रस्तावित करेगी कि इसको ले लो बिना प्रक्रिया या फिर देता है या फिर प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति या फिर संगठन दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी 3 वर्ष तक की हो सकेगी या 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा या तो दोनों से। परंतु बताया कि अगर ये अपराध कोई मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरण कर रहा है तो उस दत्तक ग्रहण अभिकरण का जो भी भाषा देखिए या फिर दिन प्रतिदिन के कार्य को संचालन करने के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है उसको दंडित किया जाएगा और इसके साथ में ही ऐसे जो अभिकरण है उसकी धारा 43 के दिन जो रजिस्ट्रेशन है और जो धारा 65 के दिन उसको मान्यता दी हुई है वो कम से कम 1 वर्ष के लिए वापस ले ली जाएगी। अब धारा 81 बताती है बालकों का किसी भी प्रयोजन के लिए क्रय विक्रय, तो जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बालक को किसी भी प्रयोजन के लिए विक्रय कर रहा है विक्रय करता है या फिर प्राप्त कर रहा है तो वो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
परंतु यही अपराध अगर उसके वास्तविक वारसादर रखने वाले व्यक्ति द्वारा जिसके अंदर अस्पताल या परिचालय गृह या प्रसूति गृह का कोई कर्मचारी भी आता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो कारावास की जो अवधि है 3 वर्ष से कम नहीं होगी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी। अब धारा 82 बताती है किसी बालक को शारीरिक दंड देने का अपराध, मतलब कि अगर बालक की देखरेख वाली संस्था में है और उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जिस बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से बालक को शारीरिक दंड देगा तो उसको प्रथम दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना, और अगर पश्चात अपराध वापस करता है तो कारावास जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 2 बताती है कि धारा 1 के अधीन अगर किसी निर्दिष्ट संस्था में नियोजित कोई व्यक्ति उस उपधारा का अपराध करता हुआ दोषित किया जाता है तो उसको उसकी सेवा से पदच्युत भी कर दिया जाएगा और उसके पश्चात वो प्रत्यक्षतः बालकों के साथ कोई भी कार्य करने से भी वर्जित कर दिया जाएगा। बताती है कि ऐसे मामले में जहाँ उपधारा 1 का कोई अपराध किया जा रहा है, किसी संस्था में किसी शारीरिक दंड की रिपोर्ट की जाती है और वो संस्था जो है उसका जो प्रबंध तंत्र है किसी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या फिर समिति या बोर्ड या न्यायालय या फिर आदि के आदेशानुसार वो अनुपालन नहीं कर रहा है तो वो जो संस्था है उसका प्रबंध तंत्र का जो भारसाधक व्यक्ति है उसको दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष से कम नहीं होगा जो कारावास, मिनिमम 3 वर्ष तक तो मिलेगी और जुर्माना से दंडित किया जाएगा जो कि 1 लाख रुपये तक हो सकेगा। अब धारा 83 बताती है कि कोई उग्रवादी समूह या दल जिसको कि केंद्र सरकार ने इस रूप में घोषित किया है वो किसी भी प्रयोजन के बालक को भर्ती करता है या फिर इसका उपयोग करता है तो उसको कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब ये तो गया उग्रवादी समूह। धारा 2 बताती है कि कोई वयस्क या फिर कोई वयस्क का समूह भी किसी बालकों को व्यष्टिक रूप से या फिर गैंग के रूप में अवैध कार्यकलापों के उपयोग में करता है तो उसको कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब धारा 84 जो है बालक के व्यपहरण और अपहरण को अपराध बनाती है लेकिन जो खुद का प्रावधान नहीं करती, तो जो भी प्रावधान है भारतीय दंड संहिता के जो धारा 359 और 369 के उपबंध है उसी को ले लेती है, क्योंकि अगर कोई अवैध का व्यपहरण अपहरण करता है तो इसी धारा के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। तो व्यपहरण तो आईपीसी में भी बस बालक का ही होता है, लेकिन जो अपहरण होता है वो अगर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का किया जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा, जो जितना दंडवा बताया वही होगा। और यही अपराध अगर कोई बालक कर देता है, मतलब बालक ही बालक का व्यपहरण या फिर अपहरण करे तो उसको भी इस अधिनियम के अधीन दंडित किया जाएगा और कार्रवाई जज बोर्ड करेगी। 89 में ये बताया है कि इनमें से सब अपराधों में से कोई भी अपराध अगर बालक भी कर सकता है तो उसकी कार्रवाई जज बोर्ड पर की जाएगी। अब धारा 85 बताती है कि इस अध्याय का कोई भी अपराध अगर किसी ऐसे बच्चे के साथ किया जा रहा है जिसको कि चिकित्सा व्यवसाय द्वारा निशक्त रूप से प्रमाणित किया हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए उबंधित जो दुगनी शास्ति दी लगाई जाएगी। और स्पष्टीकरण में निशक्त का अर्थ बताया हुआ है तो निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम 1995 की जो धारा 2 का खंड झ है उसमें परिभाषित है। अब धारा 86 अच्छे से याद करनी है, ये अपराधों का वर्गीकरण बता रहा है कि जहाँ इस अधिनियम में अपराध 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय बताया हुआ है ना तो वो अपराध होगा संज्ञेय और अजमानती, मतलब 7 वर्ष से ऊपर वाला है ना तो सबसे खतरनाक है, मतलब संज्ञेय भी है अजमानती भी है, तो इसको ऐसे याद रखो सी कॉग्निजेबल एंड एनबी सी एनबी 7 वर्ष से अगर ज़्यादा का अपराध है। अब धारा 2 बताती है कि जहाँ अपराध इस अधिनियम के 3 वर्ष और उससे अधिक के लिए दंडनीय है लेकिन 7 वर्ष से कम, लेकिन 3 से 7 वर्ष तक का कोई अपराध है अगर तो वो असंज्ञेय है और अजमानती है, मतलब कि पुलिस आपको वारंटी में अरेस्ट नहीं कर सकती, असंज्ञेय है लेकिन जमानत भी नहीं मिलेगी आपको, मतलब कि थोड़ा सा सीरियस है थोड़ा सा। इसको ऐसे याद रखोगे 3 से 7 साल का जो है वो है NC-NB, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल लेकिन नॉन बेलेबल। अब धारा 3 बताती है कि जहाँ अपराध 3 वर्ष से कम के कारावास के लिए है या फिर केवल जुर्माने से ही दंडनीय है तो वहाँ अपराध होगा असंज्ञेय और अजमानती, मतलब नॉर्मल। तो इसको ऐसे याद रखो कि 3 वर्ष से कम के लिए अगर सजा है या फिर सिर्फ जुर्माना है तो वो अपराध होगा NC, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल, लेकिन NC-B, मतलब पुलिस बिना वारंट अरेस्ट भी नहीं कर सकती और आपको बेल भी मिल जाएगी। अब धारा 4 बताती है कि दंड प्रक्रिया संहिता में या फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में या फिर लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 में कुछ भी होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अगर कोई अपराध हो रहा है तो वो बालक न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होगा। कि बच्चों के मामले तो कौन देखती है, बोर्ड देखती है बच्चे ने अगर अपराध कर दिया, लेकिन ये अपराध अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो ये जो अपराध इस अधिनियम में बताए हुए ना ये नॉर्मल कोर्ट नहीं बालक न्यायालय विचार करेंगी। अब धारा 87 बताती है कि कोई अगर इस अधिनियम के अपराध का कोई दुष्प्रेरण कर रहा है और दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप वो कृत्य हो जाता है तो उसी अपराध के लिए जो बंद दंड है उसी से दंड किया जाएगा। और स्पष्टीकरण बताता है दुष्प्रेरण का वही अर्थ है जो कि आईपीसी की धारा 107 में। अब धारा 88 बताती है कि अगर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य लोग कोई अपराध का गठन कर रहा है और वो किसी अन्य विधि में भी दंडनीय है तो वो दंड दिया जाएगा जो कि मात्रा में अधिक हो। धारा 89 ये बताती है कि अगर इस अध्याय के अधीन किसी अपराध को बालक ने किया है तो उसको बालक को माना जाएगा कि उसने विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, बोर्ड विचार करेगा उसका। अब है अध्याय 10, इसमें मिसलेनियस चीज़ें बताई, प्रकृति चीज़ें बताई, जैसे कि धारा 90 बताती है कि यथास्थिति समिति या बोर्ड जिसके भी समक्ष अगर बालक इस अधिनियम के उपबंध के अधीन लाया जा रहा है तो ये समिति या बोर्ड अगर ठीक समझ रही है तो बालक के जो वास्तविक भारसाधक रखने वाले माता पिता संरक्षक है उनसे अपेक्षा कर सकेगी कि वो कार्यवाहियों में उपस्थित हो। अब धारा 91 बताती है कि जांच के अनुक्रम में किसी प्रकरण पर समिति या फिर बोर्ड को अगर इस माना जाता है कि बालक की हाजिरी जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है तो वो बालक की हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकती है और उस बालक को ये जो कथा बिल्कुल की जाएगी ना तब तक कि उस कार्रवाई में हाजिर होना होगा, उसके बाद उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बाद में अगर समिति या बोर्ड अन्यथा आगे चलती है तो उसको उपस्थित होना होगा। तो धारा 2 बताती है कि बोर्ड या समिति के समक्ष अगर बालक की हाजिरी अपेक्षित है तो वो बालक स्वयं और उसके साथ एक अनुरक्षक के लिए यथास्थिति बोर्ड या समिति या जिला बालक संरक्षक एकक जो वास्तविक उपलब्ध व्यय के अनुसार यात्रा की प्रतिपूर्ति देंगे उनको। अब धारा 92 बताती है कि अगर किसी बालक के बारे में समिति या बोर्ड के समक्ष जो भी लाया गया है ये पाते हैं ये लोग कि वो किसी रोग से पीड़ित है जो लंबे समय तक चिकित्सा उपचार की अपेक्षा करता है या फिर उसको शारीरिक या मानसिक व्याधि है जो उपचार ठीक हो सकती है तो बोर्ड या समिति ऐसे समय के लिए जो कि अपेक्षित उपचार के लिए आवश्यक है उसको किसी उपयुक्त सुविधा तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त किसी स्थान पर भेज सकेंगे। अब धारा 93 की धारा बताती है कि जहाँ भी समिति या बोर्ड को ये प्रतीत हो रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार में किसी विशेष गृह या फिर संप्रेषण गृह या बालक गृह या फिर किसी संस्था में रखा गया कोई बालक मानसिक रूप से बीमार है या फिर अल्कोहल या फिर अन्य मादक द्रव्य का आदी है तो ऐसी समिति या बोर्ड उसको मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बालक को मनोचिकित्सक अस्पताल या फिर मनोचिकित्सा परिचर्या गृह में ले जाने का आदेश दे सके। अब धारा 2 बताती है कि जो अस्पताल या परिचर्या गृह है अगर उस बालक को छुट्टी दे देते हैं और प्रमाण पत्र दे देते हैं तो उनके परामर्श के आधार पर ऐसे बालक को ऐसे आदि व्यक्तियों के एकीकृत पुनर्वास केंद्र में या फिर राज्य सरकार द्वारा चलाए गए मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए जो चलाया गया केंद्र है उसमें भेज सकेंगी और ये उस बालक के अंतर्गत उपचार के लिए अपेक्षित अवधि के लिए उसको भेजा जाएगा। अब स्पष्टीकरण में परिभाषा बताई हुई है आदि व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र क्या होगा तो केंद्रीय सरकार के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो विरचित एल्कोहलिज्म और पदार्थ दुरुपयोग निवारण के लिए और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्र की सहायता स्कीम इस या फिर अन्य कोई स्कीम में उसकी परिभाषा दी हुई है तो वही केंद्र माना जाएगा। अब मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कौन होता है जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड 6 में परिभाषित है। मनोचिकित्सा अस्पताल या फिर परिचर्या गृह क्या होगा तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड 6 में परिभाषित। अब धारा 94 की धारा 1 बताती है कि जहाँ बोर्ड या समिति के
समक्ष लाया गया व्यक्ति उसकी प्रकृति को देखकर ये स्पष्ट हो रहा है कि वो व्यक्ति बालक है, तो समिति बोर्ड जो है यथासंभव उसकी सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेषण को अभिलिखित करेगा और उसकी आयु की अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना यथास्थिति उसके लिए धारा 14 या फिर 36 के दिन जांच कर सकेगा। तो बच्चा देख के लग रहा है कि बच्चा है, तो उसकी आयु का बिल्कुल आइडेंटिफाई करने से टाइम वेस्ट करने के बजाय उसके विरुद्ध धारा 14 और 36 की जांच कर ली जाएगी। अब धारा 2 में बताती है अब अगर समिति बोर्ड को संदेह है कि वो कोई बच्चा है या नहीं उसके समक्ष लाया गया है, तो वो क्या प्रक्रिया अपनाएगी। साक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो ये प्रक्रिया अपनाएगी। जो पहली तो है कि उसके विद्यालय से जो प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र है या फिर संबंधित उसकी परीक्षा बोर्ड का मैट्रिकुलेशन या फिर समतुल्य प्रमाण पत्र है, तो अगर ये उपलब्ध है तो इसको ध्यान में रखा जाएगा। अगर ये नहीं है तो निगम या फिर नगरपालिका प्राधिकारी और पंचायत द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो, और अगर ये दोनों ही नहीं है तो उसकी आयु का अवधारण समिति बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या फिर कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच से किया जाएगा। परंतु बताती है कि ऐसी जो आयु अवधारण जांच है आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। अध्याय 3 बताती है कि जो समिति बोर्ड के समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की जो अभिलिखित आयु होगी वो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सही आयु समझी जाएगी। अब धारा 95 बालक को निवास स्थान में स्थानांतरण का प्रावधान रहती है कि अगर जांच के दौरान ये पाया जा रहा है कि जो बालक कोई जो समिति बोर्ड उसके दिखाई के बाहर के स्थान का है, तो अगर बोर्ड समिति समझ जांच के पश्चात इस निष्कर्ष पहुंचती है कि जो बालक के सर्वोत्तम हित में यही होगा कि उसको जो उसका गृह जिला है उसकी समिति बोर्ड के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाए, तो उसको सुसंगत दस्तावेजों के साथ और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करके जो विधि की जाएगी यथाशीघ्र उस बालक को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, मतलब स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाएगा। लेकिन परंतु बताया है कि अगर कोई विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है तो उसकी दशा में ऐसा स्थानांतरण जांच पूरी होने के और बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के पश्चात उनकी जांच नहीं विचार वगैरह नहीं होगा, फिर उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा जहाँ का वो बच्चा है और वहीं उसकी सजा वगैरह क्या कहाँ रखने का आदेश दिया है बोर्ड ने उसके अनुसार वहाँ प्रावधान किए जाएंगे, एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको। अब एक और पंथ में बताया है कि अगर अंतर्राज्यीय स्थानांतरण करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, उसका राज्य दूसरा है, तो ऐसे बालक को यदि सुविधाजनक है तो यथास्थिति उस बालक के जो जहाँ जिस जिले में है उस जिले के समिति या बोर्ड को या फिर जहाँ उसका गृह राज्य है उस राज्य की, अगर उसका जिला ही स्पेसिफिक है ये पता है कि दूसरे राज्य का है तो उस राज्य की राजधानी नगर की समिति या बोर्ड को सौंपा जाएगा। उदाहरण 2 बताती है कि जैसे ये स्थानांतरण आदेश अंतिम हो जाता है तो यथास्थिति समिति या बोर्ड विशेष किशोर पुलिस एकक को ऐसे आदेश प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर बालक की अनुरक्षा के लिए अनुरक्षा आदेश देगी कि जैसे ही आदेश उसको प्राप्त होगा पुलिस एकक को, तो वैसे ही वो बालक को अनुरक्षा में रख के उसको जहाँ पहुँचाना पहुँचा देंगे, क्योंकि उसके साथ जाना है बालक के, उसको पहुँचाना है सही जगह। लेकिन परंतु बताया है कि अगर बालिका है तो उसके साथ महिला पुलिस अधिकारी होगी। परंतु बताया है कि जहाँ कोई किशोर पुलिस एकक उपलब्ध नहीं है तो वहाँ समिति बोर्ड उस संस्था को जहाँ बालक अभी अस्थायी रूप से ठहरा हुआ है या फिर जिला बालक संरक्षक एकक को यात्रा के दौरान बालक की अनुरक्षा के लिए निर्देश देगी। अध्याय 3 में बताती है कि राज्य सरकार जो है बालक की अनुरक्षा के लिए जो कर्मचारी बंद है उनकी यात्रा भत्ता के बंद करने के नियम बनाएगी कि जो भी कर्मचारी वो यात्रा में ले जाएगा बालक को उसको भत्ता दिया जाएगा यात्रा का और अग्रिम रूप से संदाय किया जाएगा इसका। अध्याय 4 बताती है कि जो स्थानांतरित बालक को प्राप्त करने वाली बोर्ड समिति है वो उसके प्रत्यावर्तन या पुनर्वास या समाज से पुनः मिलान के लिए इस अधिनियम द्वारा यथाबंधित प्रक्रिया को पूरा करेगी। अध्याय 95 तो क्या थी कि उसका बालक का गृह जिला गलत था तो उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन किसी अन्य कारण से भी अगर किसी बालक को एक राज्य से दूसरे राज्य के जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करना है तो कैसे किया जाएगा। तो धारा 96 की धारा 1 बताती है कि जब राज्य सरकार किसी भी समय यथास्थिति बोर्ड समिति की सिफारिश पर बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए जहाँ उसको स्थानांतरित करना है वहाँ की संबंधित समिति या बोर्ड को पूरी सूचना देते हुए बालक को किसी बाल गृह विशेष गृह उचित सुविधा तंत्र योग्य व्यक्ति से राज्य के भीतर ही किसी दूसरे गृह सुविधा तंत्र में स्थानांतरित कर सकती है, आदेश दे सकती है। परंतु बताया कि अगर जिले के भीतर ही किसी वैसे ही सुविधा तंत्र गृह में या फिर किसी व्यक्ति के पास बालक को स्थानांतरित करना है तो जिले की यथास्थिति समिति या बोर्ड ऐसा आदेश जारी कर सकती है, क्योंकि ऊपर राज्य सरकार करिए यहाँ पे वो समिति या बोर्ड ही खुद आदेश कर सकती है ऐसा स्थानांतरण। उदाहरण 2 बताती है कि अगर राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण आदेश राज्य से बाहर किसी संस्था को करना है तो उस जो दूसरा राज्य है उसकी संबंधित राज्य सरकार से परामर्श से ये किया जा सकता है। उदाहरण 2 3 बताती है कि जो बालक की बाल गृह विशेष गृह में ठहरने की कुल अवधि थी वो से स्थानांतरण से बढ़ाई नहीं जाएगी, उसकी कुल अवधि तो वही होगी भले आप इधर करते उसको। उदाहरण 4 बताती है कि उदाहरण 1 और 2 के जगह जो पारित आदेश है उस क्षेत्र के यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा परिवर्तित कराए जाएंगे जिसको वो बालक भेजा जा रहा है। धारा 97 प्रावधान करती है कि किसी बालक को किसी संस्था से नियुक्ति भी दी जा सकती है। जब किसी बालक को किसी बाल गृह विशेष गृह में रखा गया है तो अगर कोई भी परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता सरकार या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट देते हैं समिति या बोर्ड को कि ऐसे बालक को या तो आत्यंतिक रूप से या फिर शर्त लगाकर बालक के माता पिता या फिर उसके संरक्षक के साथ रखा जाए या फिर जो आदेश है उसमें जो नामित एक व्यक्ति है प्राधिकृत व्यक्ति उसके पर्यवेक्षण के अधीन रख दिया जाए और ऐसा व्यक्ति जो है उसे प्राप्त करने उसके भारत साधक को लेने उसको शिक्षित बनाने उसको उपयोगी व्यापार आजीविका प्रशिक्षण देने उसका पुनर्वास के लिए देखरेख करने और भारत साधक में लेने के लिए इच्छुक है तो उसको बालक को निर्मुक्त करने पर विचार कर सकती है समिति या बोर्ड। परंतु बताया कि अगर किसी बालक को इस धारा के दिन सशर्त निर्मुक्त किया गया है और वो जो व्यक्ति इसके पर्यवेक्षण के दिन बालक रखा गया वो शर्त को पूरा करने में सफल है तो यथास्थिति बोर्ड या समिति उस बालक का भारत साधक वापस ले सकती है और उससे संबंधित गृह में वापस भेज सकती है। उदाहरण 2 बताती है कि अगर बालक को अस्थायी आधार पर निर्मुक्त किया गया है तो उस समय को जिसमें वो धारा 1 में प्रदत्त आज्ञा के अनुसार में संबंधित गृह में नहीं है तो मतलब कि उस अवधि को भी उसी अवधि में गिना जाएगा जिसमें कि वो बाल गृह विशेष गृह में रखे जाने का भागी था, मतलब 3 साल के लिए उसको रखना था और 1 महीने के लिए मान लो उसको कहीं अस्थायी रूप से रखा गया तो मतलब वो 1 महीना भी गिना जाएगा इसके 3 साल में। लेकिन एक और पंच बताया कि अगर विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक था उस पर धारा 1 के दिन बोर्ड ने कोई शर्त लगाई थी और उस शर्त पर उसको छोड़ा था, लेकिन वो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक उसको शर्त को पूरा करने में सफल रहा था तो जिस भी अवधि के लिए उस शर्त को पालन नहीं किया ना उस अवधि को जोड़ लिया जाएगा उसके संस्था में रहने की अवधि में। जैसे कि 4 महीने के लिए उसको छोड़ा गया था उस पर शर्त लगाई गई थी लेकिन 1 महीने उसने शर्त पालन नहीं की इसलिए वो वापस ला दिया गया समिति के पास। तो अब जो 1 महीने शर्त का पालन नहीं किया ना उसको भी उसको संस्था में बिताना पड़ेगा और वो 1 महीना उसकी में जोड़ दिया जाएगा अवधि में संस्था में रहने की अवधि में। तो अभी जो 4 महीने घटने थे ना संस्था में रहने की अवधि में उसमें 3 महीने घटाए जाएंगे और 1 महीने उसने शर्त नहीं पूरी की तो 1 महीने बढ़ जाएंगे। अब धारा 98 बताती है कि बच्चे को अनुपस्थित रहने की इजाजत भी दी जा सकती है, मतलब यथास्थिति बोर्ड या समिति किसी बालक को विशेष अवसर पर जैसे इसकी परीक्षा है नातेदार का विवाह है या फिर मित्र या परिजन की मृत्यु हो गई है या फिर दुर्घटना है फिर माता पिता को गंभीर रोग हो गया है फिर इसी प्रकृति की कोई भी आकस्मिकता हो गई है तो उसको पर्यवेक्षण के अधीन साधारणतः एक बार में 7 दिन से अधिक 7 दिन के लिए मैक्सिमम भेजा जा सकता है साधारण तौर पर
इसमें यात्रा की अवधि नहीं गिनी जाएगी, तो 7 दिन के लिए उसको अनुज्ञा किया जा सकता है कि वो अनुपस्थित रहे संस्था में से। तो धारा 2 ये बताती है कि अगर वो अनुपस्थित है ना, तो उसको भी यही माना जाएगा कि वो संस्था में ही था उतनी अवधि को, क्योंकि हटाया नहीं जाएगा संस्था में रहने की अवधि में से अनुपस्थिति को। तो धारा 3 बताती है कि वो जो बालक की छुट्टी बीतने पर वापस आने से इनकार कर रहा है, तो बोर्ड या समिति है, अगर आवश्यक हो तो उसको अपने भार सदन में लाएगी और वापस संपत्ति गृह में वापस भेजेगी। परंतु बताया कि अगर विधि का उल्लंघन करने वाला बालक जो छुट्टी खत्म हो गई, उसके दिन 2-4 दिन आने में नाटक कर रहा नहीं आ रहा है, तो ये जो अभी वो ना आने के कारण बिता रहा है ना, तो उसको वापस जोड़ दिया जाएगा उसकी संस्था में रहने वाली अवधि में। जब उसने 4-5 दिन नाटक करने में अगर बिता दिए, तो वो 4-5 दिन और जुड़ जाएंगे उसको वापस उस संस्था में रहने के लिए। तो धारा 99 बताती है कि बालक से संबंधित जो सारी रिपोर्टें हैं जिन पर समिति या बोर्ड विचार कर रही है, वो गोपनीय होंगी, लेकिन परंतु बताया है कि अगर समिति या बोर्ड ठीक समझ रही है, तो उसके सार को अन्य समिति या बोर्ड या फिर बालक के माता पिता या फिर बालक को या उसके संरक्षक को संसूचित कर सकती है, ताकि इन लोगों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके जो कि रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत हो। धारा 2 बताती है कि दुनिया में कुछ भी होते हुए भी किसी पीड़ित को उसके मामले के जो अभिलेख आदेश या फिर सुसंगत कागज पत्र है, उन तक पहुंच से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 100 बताती है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार राज्य सरकार के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी यदि वो इस अधिनियम के अनुसार में सद्भावपूर्वक कोई कार्य कर रहा है। अब धारा 101 अपील के प्रावधान करती है। तो धारा 1 में बताया हुआ है कि जो भी व्यक्ति समिति या बोर्ड के द्वारा पारित किसी आदेश से व्यतीत है, तो वो 30 दिन के भीतर बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा। लेकिन अगर मामला पोषण, देखरेख और प्रवर्तकता के साथ देखरेख का है, तो इन दोनों मामलों के से संबंधित समिति का जो विनिश्चय है उसकी अपील जाती है जिला मजिस्ट्रेट को। परंतु ये बताता है कि बालक न्यायालय फिर जिला मजिस्ट्रेट यथास्थिति जो भी हैं 30 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील कर सकते हैं, अगर पर्याप्त कारण थे अपील टाइम से ना करने के। और ये जो अपील का विनिश्चय है, इनको ये विनिश्चय भी 30 दिन की अवधि के भीतर करना होगा। अब धारा 2 ये बताती है कि जो धारा 15 के अधीन जघन्य अपराध का प्रारंभिक निर्धारण है, इससे संबंधित अगर बोर्ड ने कोई पारित आदेश किया है, तो उसकी विरुद्ध अपील जाती है सेशन न्यायालय को। और जो सेशन न्यायालय है, वो अपील का निश्चय करने में किसी अनुभवी मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ की सहायता ले सकती है, उससे भी जो कि जिनकी सहायता बोर्ड ने दी थी आदेश पारित करते समय, तो उनसे अलग किसी चिकित्सकों की सहायता ले सकती है, क्योंकि ओपिनियन मिल जाए ना, जिसका ओपिनियन बोर्ड ने लिया उनसे डिफरेंस हो सकता है दूसरों का। तो धारा 3 ये बताती है कि ऐसे किसी बालक के संबंध में जिसके संबंध में कहा गया था कि उसने अपराध किया, लेकिन उसको दोषमुक्त कर दिया गया था, तो उस दोषमुक्ति के आदेश से अपील नहीं होती है, सिवाय उस बालक के जो कि जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, या फिर वो 16 वर्ष से आयु की से अधिक आयु का है, उसने जघन्य अपराध किया था, तो उसको अगर दोषमुक्त कर दिया गया तो अपील होगी। इनके अलावा कोई भी बालक है तो उसको दोषमुक्त कर दिया गया तो इस आदेश से अपील नहीं होगी। अब हमें बताया कि अगर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई बालक जो है उसको देखरेख या संरक्षक की आवश्यकता नहीं है, तो इस आदेश से भी अपील नहीं होती है। अब धारा 4 बताती है कि इस धारा के अधीन अपील में पारित सेशन न्यायालय का जो भी आदेश है उसके विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी। तो सेशन न्यायालय कौन सा मामला देख रहा है, वो जघन्य अपराध का मामला धारा 15 के अधीन प्रारंभिक जो निर्धारण था उसका अपील सुन रहा है ना, तो उसके विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी। अब धारा 5 बताती है कि बालक न्यायालय के आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति है वो दंड प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो बालक न्यायालय कब सीन आता है, जब जघन्य अपराध किया हुआ है 16 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बालक ने और बोर्ड ने उसको बालक न्यायालय के पास भेज दिया, तो बालक न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दे दिया ना, तो उसके लिए उच्च न्यायालय में अपील जा सकती है। अब धारा 6 बताती है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दत्तक ग्रहण का जो आदेश है ना, उससे व्यतीत अगर कोई व्यक्ति है तो उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रभागीय आयुक्त के समक्ष अपील कर सकते हैं। अब धारा 7 बताती है कि धारा 6 में जो फाइल की अपील है ना, उसको यथासंभव शीघ्रता से विनिश्चय किया जाएगा और अपील फाइल करने की तारीख से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि क्या दत्तक ग्रहण से संबंधित है, फिर वो डिले होगा उसका दत्तक ग्रहण। लेकिन परंतु बताया कि अगर मान लो कोई प्रभागी आयुक्त है ही नहीं, तो राज्य सरकार या फिर संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन है वो अधिसूचना द्वारा विनिश्चय कर सकेगा कि प्रभागी आयुक्त की पक्ति के समतुल्य कोई अधिकारी अपील सुन ले। तो धारा 102 उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्ति देती है। तो जब उच्च न्यायालय तो खुद स्वप्रेरणा से या फिर अगर उसको आवेदन किया जा रहा है, तो किसी भी समय किसी ऐसी कार्यवाही में किसी समिति ने या फिर बोर्ड ने या फिर बालक न्यायालय या फिर किसी न्यायालय ने आदेश पारित किया है, तो उसके अभिलेख आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के लिए मंगा सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो कि ठीक समझे। परंतु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता। अब धारा 130 बताती है कि जांच अपील या पुनरीक्षण में किस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। तो अगर इस अधिनियम में अव्यक्त रूप से कुछ बंद नहीं है, तो समिति या बोर्ड अगर कोई भी जांच कर रही है तो उस समय उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो कि विहित की जाएगी, और जो जैसा नियम बनेगा उसके अधीन रहते हुए मामलों विचारण के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी, दंड प्रक्रिया संहिता में समान मामलों का विचारण के लिए जो प्रक्रिया है वो अपनाएगी। धारा 2 बताती है कि जहाँ अन्यथा बंधित है उसके सिवाय अगर अपील या पुनरीक्षण की कार्रवाई है तो उसकी सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार की होगी। अब धारा 104 समिति और बोर्ड को अपने आदेश को संशोधित करने की शक्ति दी। तो धारा 1 में बताया कि अपील या पुनरीक्षण से संबंधित बंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, अपील और पुनरीक्षण तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी समिति या बोर्ड इनको अगर कोई आवेदन प्राप्त होता है तो वो अपने किसी आदेश को संशोधित कर सकती है जो कि उस संस्था के बारे में है जिसमें बालक को भेजा जाना है, या फिर उस व्यक्ति के बारे में है जिसकी देखरेख या पर्यवेक्षण के अधीन बालक को रखा जाना है। तो इसको बदलने, संस्था या फिर व्यक्ति को बदलने के लिए भी अपने आदेश में संशोधन कर सकती है। परंतु बताता है कि ऐसे आदेश के संशोधन की जो सुनवाई है इसके दौरान बोर्ड के तो कम से कम 2 सदस्य, जिसमें से एक प्रधान मजिस्ट्रेट होना जरूरी है, और समिति के कम से कम 3 सदस्य लगेंगे, और साथ में जो संबंधित सभी व्यक्ति है या फिर उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि है वो भी उपस्थित होंगे। जिन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ रहा है उनका भी प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उनके विचारों को भी आदेश में संशोधन के पूर्व सुना जाएगा। धारा 2 बताती है कि समिति या बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश में अगर कोई लिपि या फिर आकस्मिक चूक या फिर लोप हो गया है, तो इन गलतियों को किसी भी समय या तो समिति या बोर्ड खुद स्वप्रेरणा से या फिर उसको आवेदन प्राप्त हो तो सुधार सकेगी। और धारा 105 धारा की बताती है कि राज्य सरकार ऐसे नाम से जो उचित समझे एक नीति बना सकेगी जो कि उन बालकों के लिए होगी जो इस अधिनियम के अधीन जिन पर कार्रवाई की जा रही है, उन बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए इस निधि का सृजन किया जाएगा। तो धारा 2 बताती है कि इस निधि में सारे स्वैच्छिक समुदायों, विधायों या फिर विधानों का प्रत्यय किया जाएगा जो कि कोई भी व्यक्ति या संगठन देती है। इस निधि में कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन अनुदान दे सकता है। और धारा 3 बताती है कि जो ये निधि है इसका प्रशासन राज्य सरकार के विभाग द्वारा किया जाएगा, ऐसी रीति से जो कि विहित कर दी जाए। और धारा 106 बताती है कि जो प्रत्येक राज्य सरकार है राज्य के लिए एक बालक संरक्षक सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए एक बालक संरक्षक एकक का गठन करेगी। अब धारा 107 ये बताती है कि जो प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उप निरीक्षक से अन्य पक्ति के कम से कम एक अधिकारी को कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित किया जा सकेगा। अब धारा 2 बताती है कि बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले और नगर में एक विशेष किशोर पुलिस एकक का गठन करेगी। इस एकक का प्रधान कौन होगा, उप पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर की रैंक का एक पुलिस अधिकारी, और इस एकक में पिछली उदाहरण के दिन जो विहित सभी पुलिस अधिकारी है वो भी होंगे, और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिसमें से एक महिला होगी। अब धारा 3 बताती है कि विशेष पुलिस किशोर पुलिस एकक के सभी पुलिस अधिकारी जो होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अधिक प्रभावी रूप से कर सकें। अब धारा 4 बताती है कि विशेष किशोर पुलिस एकक में ना बालकों से संबंधित परेड पुलिस भी आएगी।
धारा 108 में बताया गया कि केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी कि इस अधिनियम के जो बंद है उनको मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से नियमित अंतरालों पर प्रचार किया जाए, ताकि जनसाधारण को, बालकों को और माता-पिता और संरक्षकों को इसके उपबंधों की जानकारी हो सके। और दूसरा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के जो भी अधिकारी है या फिर अन्य संबंधित व्यक्ति है, उनको इन अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के विषय में नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। धारा 109 बताती है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन जो धारा 3 में, उस अधिनियम की धारा 3 में गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है और धारा 17 में गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, तो इन दोनों को राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग कहा जाता है। तो इनको सौंपे गए कृत्यों के अतिरिक्त वो ये इस अधिनियम के बंद के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग भी करेंगे। धारा 2 ये बताती है कि राष्ट्रीय आयोग या फिर राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन अपराध के साथ संबंधित कोई भी जांच करनी है तो उनको वही शक्ति होंगी जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन उनको दी हुई है। तो धारा 3 बताती है कि राष्ट्रीय आयोग या फिर राज्य आयोग इस धारा के अधीन अपने जो भी क्रियाकलाप करेंगी उसको अपनी जो धारा, उनके अधिनियम की धारा 16 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट है ना, उसमें सम्मिलित कर सकेंगे ये लोग। इन्होंने जो भी कार्य इस अधिनियम के लिए किया ना, वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन कार्यों को सम्मिलित कर सकेंगे। अब धारा 110 बताती है कि राज्य सरकार जो है इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रपति में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी, लेकिन जो केंद्रीय सरकार है वो सभी केंद्रीय विषयों के संबंध में मॉडल नियम विरचित करेगी, और वो मॉडल नियम जो राज्य में भी उपांतरों सहित लागू होंगे जब तक कि राज्य सरकार उनसे संबंधित कोई नियम नहीं बना देती है, और जो नियम बनाएगी राज्य सरकार वो भी इस मॉडल के अनुरूप ही होंगे। और धारा 2 में बताया हुआ है कि जहाँ भी इस अधिनियम में बताया हुआ है विनियम बनाए जाएंगे उसके लिए विनियम राज्य को बनानी है। तो पूरी लिस्ट दी हुई है कि किस किस धारा में विहित किया हुआ है कि नियम बनाने हैं। धारा 3 बताती है कि जो नियम बनाए जाएंगे इसको यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में 30 दिन के लिए रखना होगा, और इस 30 दिन जो जिस भी सत्र में खत्म होंगे उस सत्र में ये निश्चय किया जा सकेगा कि इनको या रूपांतरित करना है या फिर नियमों को लागू नहीं करना है। और अगर ये निश्चय हो जाता है तो उसके बाद से वो या रूपांतरित रूप में लागू हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे, और अगर इस रूपांतरण के पहले किसी भी नियम के अनुसार कार्य किया गया है तो उसकी मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो धारा 4 बताती है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम है उनको बनाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। धारा 111 बताती है कि इसके बाद किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 जो है वो निरसित हो गई है। और धारा 2 बताती है कि निरसन के होते हुए भी उस अधिनियम में अगर कोई भी बात की गई है या फिर कार्रवाई की गई है तो वो इस अधिनियम के बंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। धारा 112 बताती है कि अगर इस अधिनियम को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई आ रही है तो केंद्र सरकार आदेश द्वारा उस कठिनाई को दूर कर सकती है, लेकिन वो इस अधिनियम की प्रारंभिक तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसा नहीं कर पाएगी। और धारा 2 बताती है कि जो आदेश है इसको भी यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना होगा।